गुड मॉर्निंग जी। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सीए इंटर मई 23 के लिए जीएसटी के अमेंडमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है 2022 और रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स जो भी अमेंड हो चुके हैं अप टू 31 अक्टूबर 2022 ये आपके मई 23 के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं। पहला चैप्टर है जीएसटी इन इंडिया इन एन इंट्रोडक्शन। कोई चेंज नहीं है सच, बस एक छोटा सा पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि एक सेस लगता था जीएसटी कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन टू स्टेट सेस। बेसिकली इस सेस का पर्पस था कि जो जीएसटी के आने से जो स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई करनी थी इस सेस के जरिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये सेस लगाया था लग्जरी आइटम्स पे और इस सेस को पहले लेकर आया गया था सिर्फ 5 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 5 ईयर्स यानी 1 जुलाई 17 से लेके ये 30 जून 2022 तक एप्लीकेबल था। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2026 के लिए तक के लिए, यानी जो 5 ईयर्स के लिए इंट्रोड्यूस था इसको अब आगे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2026। हालांकि एक बात थोड़ी गहरी बता देता हूं कि ये सेस लग अभी भी रहा है, लेकिन अब ये स्टेट्स को नहीं मिलेगा, ये सरकार अपने पास रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज गवर्नमेंट का कहना ये है कि पहले ही बहुत सारे लोन्स वगैरह लेकर फिर जाके इन्होंने भरपाई करी है स्टेट्स की, तो उसकी भरपाई करने के लिए ये सेस अभी भी लगेगा, यानी आम नागरिक अभी भी पिसेगा। बट ये आगे स्टेट्स के साथ नहीं बांटा जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, स्टेट्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेट्स को तो सिर्फ 5 साल के लिए मिलना था। बट आपके लिए ये गहरा पॉइंट इतना एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आपके लिए तो ये पॉइंट है कि मार्च 26 तक अभी भी ये जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस लगता रहेगा आइटम्स के ऊपर जिन आइटम्स पे लग रहा था। ठीक है, और चैप्टर 1 में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 2 हमारा है सप्लाई अंडर जीएसटी। एज सच इसमें भी कोई ऐसा चेंज नहीं है कि कोई लॉ चेंज हुआ है या कोई एक्ट में कुछ चेंजेस है, कुछ नहीं है ऐसा। छोटे छोटे नहीं, एक तो काफी बड़ा सर्कुलर है ये, अगर आप देखें काफी लंबा चौड़ा सर्कुलर सीबीआईसी ने निकाला है। ये तो भी मैंने शॉर्ट करा हुआ है काफी, सर काफी शॉर्ट करा हुआ है तो इतना लंबा है, यस। और ये सर्कुलर की एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आईसीआई ने कोई स्टैच्यूटरी अपडेट निकाला नहीं है मई 23 वाले अब उसके लिए अटेम्प्ट के लिए। एज सच जो स्टैच्यूटरी अपडेट अभी निकाला हुआ है मई 23 के लिए उसमें तो ये सर्कुलर नहीं था, जो सप्लीमेंट्री पेपर निकाला हुआ है, पर हो सकता है आरटीपी में ये सर्कुलर एप्लीकेबल कर दिया जाए। तो मैं एक तो पहले छोटा सर्कुलर कवर कर देता हूँ, ये वाला, ये भी नया सर्कुलर है, ठीक है, इसको भी एक बार समझ लीजिएगा। दूसरा सर्कुलर का मैं आपको शॉर्ट में चीजें बता दूंगा, अगर कोई आरटीपी में इसके बारे में जिक्र होता है फिर हम डिटेल में भी कवर कर लेंगे। पहले शॉर्ट में पहले छोटा सर्कुलर सुन लो, सर्कुलर 3 अगस्त 22 का। आप जानते हैं कि अगर लैंड सेल होता है हमारे जीएसटी लॉ में, अगर लैंड या बिल्डिंग सेल होती है तो उसको नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। तो सेल ऑफ लैंड इज नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 आपको याद होगा, नीदर नॉर वाला। तो इसमें एक डाउट ये आ रही थी कि अगर कोई लैंड पे लेवलिंग करके या उसमें कोई ड्रेनेज लाइंस या वाटर की लाइंस वगैरह बिछाकर फिर लैंड को बेचा जाता है तो क्या इसको भी सेल ऑफ लैंड ही ट्रीट किया जाएगा? द आंसर इज यस। तो सर्कुलर ने यही क्लियर किया, लैंड में भी सोल्ड एज इट इज और आफ्टर सम डेवलपमेंट, जैसे कि लेवलिंग करवा दी, कोई ड्रेनेज लाइन डलवा दी, उसमें बिजली की लाइनें डलवा दी, पानी की लाइनें डलवा दी, तो डेवलप्ड लैंड भी अगर सेल किया जा रहा है इट इज ऑल्सो सेल ऑफ लैंड, और इस पे भी पैरा 5 लग जाएगा और इस पे भी जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। हालांकि जिससे भी आप ये सर्विसिंग करवा रहे हो लेवलिंग की या लेइंग डाउन ऑफ पाइप्स वगैरह की लैंड डेवलप करवाने के लिए, उस पे तो जीएसटी लगता रहेगा उस सर्विस पे, क्योंकि वो तो सामने वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो बिल्कुल बहुत बेसिक सा सर्कुलर है, आई होप आप ये कर लेंगे। अब दूसरा सर्कुलर काफी लंबा चौड़ा है, 3 अगस्त 2022 का ये भी, पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ये अभी। आपको ध्यान होगा शेड्यूल 2 पढ़ते थे हम, शेड्यूल 2 बात करता था अगर कोई चीज सप्लाई बन रही है तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे शेड्यूल 3 होता था नीदर नॉर, शेड्यूल 2 होता है ईदर और, कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स है या कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ईदर और, ठीक है। तो वहां पे एक पैरा 5 है 5E और उसमें ना ये फ्रेज लिखा हुआ है, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act। इसको स्पेसिफिकली एक्ट ने सप्लाई ऑफ सर्विस बोला हुआ है, यानी अगर कोई
रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट के लिए एग्री करता है, या टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन करता है, या कोई ऐसा एक्ट करता है एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट। ये सारी चीजों के बदले अगर कोई कंसिडरेशन ले रहा है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। तो इस फ्रेज को लेके सर्कुलर है लंबा चौड़ा। तो पहले तो सर्कुलर ने ना आराम से फंडे कुछ क्लियर किए हैं, फिर एग्जांपल ले लेके ये बताया है कि किसे मानना है सप्लाई ऑफ सर्विस और किसे मानना ही नहीं, किसे सप्लाई ही नहीं मानना। तो काफी इन डेप्थ में सर्कुलर ने क्लैरिफिकेशन दी है। पहले तो 3 लिम्स बताए हैं इसने कि इस एक्सप्रेशन में 3 चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सुनो 3 लिम्स क्या हैं। आप साथ साथ में लाइन ऊपर की पढ़ते रहना। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, दिख गया। दूसरा एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, देखो ये एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन इन्होंने कॉमन निकाल लिया, इतनी चीज इन्होंने कॉमन निकाल ली। या तो किसके लिए एग्री कर रहे हो आप, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, या दूसरी किस चीज की आपकी ऑब्लिगेशन है, टू टॉलरेट एन एक्ट, और तीसरी किस चीज की ऑब्लिगेशन है, टू डू एन एक्ट। तो बहुत फुर्सत में समझा रहा है सर्कुलर। तो अब सबके एग्जाम्पल देखना। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, पहला एग्जाम्पल नॉन कंपीट फीस। एक पार्टी दूसरे से एग्री कर रही है कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस इतने एरिया में या इस जगह पे मैं नहीं बेचूंगा, बदले में मेरे को आप पैसे दे दो। यानी आप एग्री कर रहे हो कि मैं ये एक्ट नहीं करूंगा, बदले में मेरे को पैसे दे दो। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है। यानी जो एग्री कर रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा और बदले में पैसे ले रहा है, ही इज एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, और वो सर्विस सप्लाई कर रहा है सामने वाले को। दूसरा एग्जांपल, एक बिल्डर क्या कर रहा है, ध्यान देना, कुछ सर्टन नंबर ऑफ फ्लोर से ज्यादा वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, चाहे म्युनिसिपल अथॉरिटीज उसे मना नहीं कर रहे, लेकिन नेबरिंग जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना, वो उसके लिए उसको पैसे दे रहा है एक्स्ट्रा कि यार तू ना इससे ज्यादा फ्लोर ना बना, क्योंकि अगर इससे ज्यादा फ्लोर तू बनाएगा ना तो हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो पिट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की प्रॉब्लम आ जाएगी, तेरे फ्लोर अगर ज्यादा बन गए हमारे यहाँ पे सनलाइट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ बिल्डर क्या मान रहा है कि वो ज्यादा फ्लोर नहीं बनाएगा, बदले में पैसे ले रहा है, यानी ही इज एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। सर ये क्यों लिखा है कि परमिटेड बाय अथॉरिटीज है, मतलब लॉ वगैरह मना नहीं कर रहा, क्योंकि अगर लॉ ही मना कर रहा होता फिर पैसे देके थोड़ी ना उसे मना करवाना था, फिर तो लीगली मना करवाते कि तू ये ना कर। आप उसे मना कर रहे हो, चाहे लॉ के द्वारा अलाउड है, अथॉरिटीज के द्वारा अलाउड है, बट स्टिल वो एग्री कर रहा है टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। थर्ड, एक इंडस्ट्रियल यूनिट ने किसी स्कूल वालों से पैसे लेकर ये मान लिया कि इससे इस टाइम में हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती थी और उतनी देर स्कूल का कार्यक्रम ठीक से चल नहीं पाता था, तो स्कूल वालों ने पैसे दे दिए अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। ये भी एक तरह से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एग्री कर रही है कि हम ये नहीं करेंगे, आप हमें पैसे दे दो। एग्जाम्पल दे रहा है अभी हम इश्यूज पे नहीं आ रहे, अभी तो वो ये चीज क्लियर कर रहा है कि हमने एक्ट में क्या चीज डालने की कोशिश करी है, फिर क्लैरिफाई करेगा डाउट्स किस चीज को लेके आ रहे हैं। दूसरा, आप एग्री कर रहे हो टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन। अब इस बार आप ये नहीं कर रहे कि आप रिफ्रेन नहीं कर रहे किसी एक्ट से, आप टॉलरेट कर रहे हो कुछ। तो यहां पे देखिए क्या है, एक शॉपकीपर एक हॉकर को, हॉकर कौन हो गए, जैसे स्ट्रीट वगैरह पे जो रेडी वगैरह लगा के बेचते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा दुकान के बाहर कई बार कोई ठेला लगा के खड़ा हो जाता है, तो वो ठेले के पैसे दे रहा होता है दुकानदार को, यानी उसका एक्ट टॉलरेट कर रहा है वो, और बदले में कंसिडरेशन ले रहा है कि ठीक है तो मेरी दुकान के बाहर अपना ठेला लगा ले, लेकिन मैं महीने का किराया लूंगा तुझसे या महीने का कंपनसेशन लूंगा। ये पहला पॉइंट है, पढ़ के देखिए। एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, RWA जिसे आप बोलते हो, वो ना कोई स्कूल में लाउड स्पीकर यूज करने के लिए अलाउ कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है उसे, पर बदले में कह रहा है हम आपसे पैसे लेंगे वरना आपका लाउड स्पीकर बंद करवा देंगे। तो ये भी एक तरह से टॉलरेट एन एक्ट है, यानी ऊपर और नीचे वालों में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ना, ऊपर वालों में एक बंदा एग्री कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा पर बदले में पैसे दो, नीचे वाला कह रहा है कि मैं तेरी ये बात मान लूंगा पर बदले में पैसे दो, दोनों में फर्क है। थर्ड क्या है, आप एग्री कर रहे हो टू डू एन एक्ट। एक इंडस्ट्रियल यूनिट एग्री कर रहा है कि हम अपने यहां पे जीरो एमिशन वाला एक वो लगा देंगे इक्विपमेंट,
ये RWA की रिक्वेस्ट पे कर रहा है। बिहेस्ट होता है रिक्वेस्ट, या एक तरह से इस तरह से रिक्वेस्ट करना कि सामने वाला माने, उसे बिहेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कि RWA के बोलने पे उसने जीरो मिशन वाला इक्विपमेंट लगाने के लिए तैयार हो गया वो, और कंसिडरेशन पे कर रही है RWA, इवन दो ये एमिशन लीगल लिमिट्स के अंदर था। तो अब क्या कह रही है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कि ठीक है हम ये कर देते हैं पर बदले में पैसे लेंगे। तो ये हो गया एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। तो ये तो सर्कुलर ने पहले तीनों फ्रेजेस का एक एक एग्जांपल, दो दो तीन तीन एग्जांपल देके क्लियर कर दिया पहले कि भाई ये मेरा इंटेंट था कवर करने का। अब आगे सुनो, अब सर्कुलर ने ये भी क्लियर किया कि अगर ऊपर में से कहीं भी आप कवर होना चाहते हो तो ये बातों को ध्यान देना। कहता कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूं। पहला एलिमेंट क्या है सुनना, एक तो कहता जब भी ये पेमेंट वगैरह होनी चाहिए ना, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वो सब चीजें तो होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को लेके प्रॉब्लम नहीं आती। एक प्रॉब्लम जो और ज्यादा फेस हो रही थी वो है कंसीडरेशन भी होनी चाहिए। अब कंसीडरेशन का मतलब ना, ध्यान से सुनना, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा हुआ है, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, आपको ध्यान होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपने यही सीखा हुआ है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना है क्योंकि सर्कुलर सारा इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। कई बार कहता आपको देखने में तो लग रहा है कि पैसे पे हो रहे हैं और सामने वाला कुछ करने के लिए या ना करने के लिए कुछ एग्री हो रहा है, पर शायद फिर भी बीच में कंसीडरेशन नहीं हो रही। अब मान लो आपने कोई लॉ वॉयलेट कर दिया और बदले में फाइन पे कर दिया, तो आप तो ये बोल दोगे कि मैंने फाइन दिया है, ये इस चीज का कंसीडरेशन है कि मैं लॉ तोड़ सकता हूं। और सोचो लॉ वॉयलेट करवाने वाले का ये इंटेंशन थोड़ी था कि तू लॉ वॉयलेट कर ले, कोई बात नहीं फाइन दे दियो। तो लॉ तोड़वाने वालों को तो कोई कंसीडरेशन मिली नहीं बदले में कि भाई लॉ तोड़ने की ये कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन को लेके सर्कुलर है सारा, क्योंकि कहता कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं मार्केट में जो घूम रही हैं पर जिसको हम जीएसटी में लाना नहीं चाहते क्योंकि वहां कंसीडरेशन है ही नहीं। तो पहली बात तो जो भी पर्सन देखो या तो रिफ्रेन कर रहा है या टॉलरेट कर रहा है या कुछ करने के लिए ऑब्लाइज हो रहा है, उसको बदले में सामने वाली पार्टी से कुछ मिलना चाहिए और सामने वाली पार्टी को भी तो उसका कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए ना। अब जैसे सारे एग्जांपल्स में अगर आप देखो, जो पैसे पे कर रहा था उसे भी कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा था और जिसको पैसे मिल रहे थे उसे भी कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा था। ऐसी चीजें ही कहता सप्लाई बनेगी। तो पहला एलिमेंट तो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए और कंसीडरेशन भी होनी चाहिए। आप इसकी रीडिंग कर सकते हो, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा अब, ठीक है। और दूसरा जो उसने बड़ा अच्छा एलिमेंट क्लियर किया वो यही किया कि भाई हर पेमेंट को आप ये नहीं मान सकते कि भाई ये उसमें कवर हो रहा है। तो वो मैंने आपको यही चीज बताई है कि जहां भी चीज है कि पेमेंट हुई है, कहता वहां मान लो कि एग्रीमेंट हो गया जी टू एक्ट और एब्सटेन, ऐसा नहीं होता। कहता जब तक एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं होगा और बदले में कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा, हम नहीं मान सकते कि इसमें कवर हो रहा है। अब इन्होंने ना कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखो यहां पे पेमेंट सच एज, अब देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने सामने वाले को बोला कि देख अगर ब्रीच हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट का मैं तुझसे पेमेंट लूंगा। अब आप यहां भी यही वाला फंडा लगा दो कि सामने वाला तैयार है कि ब्रीच कर लो और बदले में मेरे को पेमेंट दे दो, ये भी फिर तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। कहता ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डैमेजेस ले रहे हो आप, लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं इसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, कहता ये इस चीज का कंसीडरेशन थोड़ी ना है कि तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ और मुझे डैमेजेस दे दे। तो ऐसी कुछ पेमेंट्स इन्होंने यहां पे निकाली इस सर्कुलर के अंदर, जिसका इन्होंने बोला कि भाई ये एक्ट को टॉलरेट करने की कंसीडरेशन नहीं है, बल्कि ये जो पेमेंट्स है ना इनको तो आप ये बोलो ये तो ना टॉलरेट करने के लिए है कि ऐसा अगर तू करेगा तो मैं ये करूंगा। जबकि ऊपर हमारी फ्रेज क्या बोलती है कि अगर मैं टॉलरेट करने के लिए तैयार हूं किसी चीज को तो बदले में मुझे अगर पेमेंट मिल रही है वो सप्लाई बन जाएगी। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि तू ब्रीच कर और मैं टॉलरेट करने के लिए तैयार हूं, मैं तुझसे डैमेजेस लूंगा। ये तो आपने इसलिए कहा था कि तू ब्रीच ना करे
तो इसलिए आपने रखा था कि मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा, तो मुझे डैमेजेस दे। यानी बड़ी थोड़ी सी लाइन का डिफरेंस है। तो ये तो कहता ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई ये नहीं है कि आप कोई एक्ट टॉलरेट करने के लिए आप पैसे ले रहे हो, ये तो एक इवेंट है बस कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तो आपका पूरा काम करने का ही था। तो इसको थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि लैंग्वेज इसकी काफी थोड़ी ना, और इसको मैं ज्यादा छोटा कर भी नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा शॉर्ट कर देता फिर कुछ ना कुछ मिस हो रहा था। मैंने काफी शॉर्ट कर दिया, वैसे एक्चुअल सर्कुलर तो 7-8 पेजेस में जा रहा था, अब ये 5-6 पेजेस का कर दिया है, तो 2-3 पेजेस पूरे खत्म कम करना, काफी कुछ शॉर्ट हो गया है। बट स्टिल बाकी देखो, अगर आईसीआई ने किसी में डाला ही नहीं, आरटीपी वगैरह में डाला ही नहीं, फिर ये सर्कुलर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। बट मुझे लगता है थोड़ा सा बेसिक समझ लो, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। एग्रीइंग टू डू एन एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट और टॉलरेटिंग एन एक्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ना देखो, ये तो ना कुछ बेसिक फंडे क्लियर किए हैं उसने, अब एक एक करके उसने क्लियर किया है वेरियस पेमेंट्स को, जिसको लेके इश्यूज चल रहे थे। पहली पेमेंट इसने कवर की लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो ऊपर भी वर्ड आया था ये वाला, लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे जो यहाँ वर्ड आ रहे हैं ना, ये नीचे अब एक एक करके कवर किए हुए हैं, मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बोला है कि अगर पार्टी ब्रीच करेगी, अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो दूसरे को कंपनसेट करेगी। अब आप इसको ये थोड़ी बोल सकते हो कि मैं तेरा एक्ट टॉलरेट करने के लिए तैयार हूं, पर तो बदले में पैसे दे। फिट नहीं ना हो रहा इतना अच्छा। हालांकि सुनने में तो लग रहा है कि ठीक है मैं टॉलरेट कर लेता हूं तो अगर ब्रीच करेगा, लेकिन यार एक कंसिडरेशन थोड़ी थी मेरी कि तू ब्रीच कर और मैं तुझसे पैसे लूंगा। ऊपर देखो अलग ही तरह के एग्जांपल थे टॉलरेट करने वाले कि तू ठीक है मेरे यहाँ पे दुकान चला, हॉकर बन जा, पर मैं तुझसे पेमेंट लूंगा। यहाँ अलग तरह की कंसिडरेशन है। तो आपको खुद ही, अगर आप ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचोगे, दोनों का नेचर अलग अलग लगेगा। हालांकि दोनों में कॉमन क्या है, एक बंदा पैसे दे रहा है, दूसरा बंदे पैसा ले रहा है, और बीच में कुछ टॉलरेटिंग हो रही है, बट स्टिल ये सर्कुलर क्लैरिफाई कर रहा है कि नहीं ये अलग है। तो देखो इसमें इन्होंने क्या क्लैरिफाई किया, देखो कि इसको कंसीडरेशन नहीं बोल सकते कि ठीक है तू ब्रीच कर मुझे कंसीडरेशन दे दे, ये तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा अगर तू ब्रीच करेगा इसलिए पैसे दे रहा हूं, मैं तेरा नॉन परफॉर्मेंस को रोकना चाहता हूं इसके लिए मैं तुझसे पैसे ले रहा हूं, ताकि तू नॉन परफॉर्मेंस करे ही ना, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, तेरे को डर रहे कि अगर मैंने तोड़ा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो अब देखो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जहां कंसीडरेशन नहीं बनेगी, लिक्विडेटेड डैमेजेस, और वो टैक्सेबल नहीं होंगे। सोचो अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी डैमेज कर दे और मैं उसे बोलूं कि तूने मेरी प्रॉपर्टी डैमेज करी, अब मैं तुझसे कंपनसेशन लूंगा, डैमेजेस लूंगा, आप इसे ये थोड़ी बोल सकते हो कि कोई भी आके मेरी प्रॉपर्टी तोड़े और मुझे डैमेजेस देके चला जाए, मैं खुश हूं, ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। अब सुनिए आगे, एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने बोला है ठेकेदार को कि अगर तूने हाउसेज लेट कंस्ट्रक्ट किए तो तेरे पे पेनल्टी लगेगी, तो ये पेनल्टी बिल्डर पे करेगा बायर्स को, मतलब जो बिल्डर है वो बायर को पे करेगा अगर लेट किया। अब यहां पे आप ये थोड़ी बोलोगे कि तू लेट कर ले, ठीक है हम तेरा लेट मानने को तैयार हूं, पर तू पेनल्टी दे, हमारी कंसिडरेशन होगी। भाई लेट ना करे उसके लिए पेनल्टी लगा रहे हो आप ये, तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस भी उस कैटेगरी में जाएंगे जहां पे आप बोलोगे कि नहीं यार इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बोलो ये किसमें कवर नहीं हो रहे, ना तो ये रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट में आ रहे हैं, ना ये टॉलरेट, ना ये ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, ठीक है। उसके बाद और कौन से हैं, थर्ड, एक सेलर कह रहा है कि मैं आपका मनी फोरफिट कर लूंगा, या गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कह रही है कि बिडर जी, जैसे ऑक्शन वगैरह करते हैं ना कई बार बिड में, तो नेचुरल रिसोर्सेज अलॉट करने के लिए ऑक्शन चलाई थी इन्होंने, लेकिन सक्सेसफुल बिडर बाद में आया ही नहीं, वो मतलब पैसे लेके, तो सरकार कहती ठीक है जी आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, जो भी अर्नेस्ट मनी थी वो हम आपकी फोरफिट कर रहे हैं। अब ये फोरफिट करना इस चीज का वो थोड़ी ना कि ठीक है आप पहले बिड कर लो बाद में आना मत, हम अपनी आपकी एडवांस मनी फोरफिट कर लेंगे, तो देखो जी ये तो हमारी कंसिडरेशन होगी। ये एक तरह से ये भी एक तरीका है कि जो सेलर है वो मुकरे ना, बायर मुकरे ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, इसके लिए क्लॉज रखा गया है कि आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा। तो इसको भी टैक्सेबल मत कीजिएगा, क्योंकि डिस्करेज करने के लिए है कि नॉन सीरियस बायर आए ही ना। ये एग्जांपल ना एक से कंफ्यूज हो जाता है। आगे जाके एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो आपने ट्रेन की टिकट बुक करवाई या जहाज की टिकट बुक करवाई, और बाद में आप
उसका रिफंड मांगने लगे, या आपने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए अब ये टिकट कैंसिल कर दो, तो उन्होंने कैंसिलेशन चार्जेस ले लिए। कुछ कुछ इससे रिलेट हो रहा है कि कैंसिलेशन चार्जेस इसलिए लिए जा रहे हैं कि कैंसिल ना करवाए बंदा, लेकिन वहां पे उन्होंने बोल रखा है टैक्सेबल होगा, क्योंकि वहां इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि सामने वाले ने जो सप्लाई आपको करनी थी उसमें उसका जो टाइम एनर्जी लग गया उसके वो कंपनसेशन ले रहा है बीच में। तो वो मैं आगे रिलेट करता हूं, पर अभी आप ये समझ लो कि अगर कोई सेलर वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो अगर अर्नेस्ट मनी वगैरह को अगर वो रख रहा है कि मैं नहीं आपको वापस करूंगा, तो वो सिर्फ इसलिए रख रहा है कि फेक बायर्स या डमी बायर्स दूर रहे मेरे से, सिर्फ सीरियस बायर्स आए मेरे पास, कंसिडरेशन नहीं है कोई आपके डिफॉल्ट की। ठीक है, और सुनना कुछ अब ऐसे भी कुछ पेमेंट्स दिए उन्होंने लिक्विडेटेड डैमेजेस में, कुछ ऐसे भी पेमेंट्स दिए हैं जो कंसीडरेशन बन जाएंगे। अब ये ध्यान से सुनना, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सामने वाले से कि अगर तूने लेट पेमेंट करी मैं तुझसे लेट फीस या पेनल्टी लूंगा। अब ये बात ध्यान से सुनना, यहां दोनों तरफ फायदा हो रहा है। मेरे को फायदा क्या हो रहा है कि अगर लेट पेमेंट मिल रही है, मेरे को लेट फीस मिल रही है, सामने वाले को टाइम मिल गया थोड़ा ज्यादा कि चलो सामने वाला अलाउ कर रहा है मुझे कि लेट चार्जेस दे देना बट लेट फीस लगेगी, तो वो उसके लिए कंसीडरेशन होगी कि मुझे टाइम मिल गया। तो उस कंसीडरेशन क्या होगी यहां पे, दोनों के लिए कंसीडरेशन होगी। मेरे लिए कंसीडरेशन क्या होगी कि अगर वो लेट कर रहा है मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल गए तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूं, और सामने वाले के लिए कंसीडरेशन क्या होगी कि उसे टाइम मिल गया। इसीलिए याद करो जब हम वैल्यूएशन वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे ना जीएसटी का, वहां भी हम ये बात बोलते थे कि जो लेट चार्जेस हैं या डिलेड पेमेंट चार्जेस वगैरह हैं वो वैल्यू का भी पार्ट बनते हैं गुड्स की या सर्विस की, उन पे भी जीएसटी चार्ज होता है क्योंकि वो सप्लाई बनते हैं। तो ये पहला एग्जांपल है जहां लिक्विडेटेड डैमेजेस या इस तरह की जो पेमेंट्स हैं वो किसका पार्ट बन रही हैं, सप्लाई का, इन पे टैक्स लग जाएगा। और देखो ये वही वाला आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि एक कस्टमर ने कैंसिल कर दी सर्विस लेनी और दूसरे वाले बंदे ने एडवांस फॉरफिट कर लिया, अमाउंट फॉरफिट कर ली। आपने कोई टूर पैकेज के लिए बुकिंग करवाई थी, बाद में आपने टूर कैंसिल कर दिया। अब ध्यान सुनना, इसको इन्होंने कैसे क्लैरिफाई करा, आपने जो चार्जेस दिए वो इस चीज की कंसिडरेशन है कि चलो आपको कैंसिलेशन की सुविधा मिल गई, और जिसने कैंसिल करा है मतलब जिसने पैसे लिए हैं उसने इस बात के पैसे ले लिए कि जितना मैंने अभी तक आप पे टाइम एनर्जी लगाया था मुझे उसके पैसे मिल गए। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऐसा है कि थोड़ा सा इससे ऊपर वाले से थोड़ा सा ये मिक्स हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना सर्कुलर ने दोनों सिचुएशंस को अलग अलग रखा है। प्रॉपर्टी वगैरह बेचने के लिए अर्नेस्ट मनी वो हो रही है तो वो नॉन सीरियस बायर्स को डिस्करेज करने के लिए है, लेकिन अगर टूर वगैरह कैंसिल करना पड़ गया कोई भी कारण से तो वहां यह माना जाएगा कि जो सप्लाई वो करना चाह रहा था टूर ऑपरेटर उसके पैसे ले लिए उसने, कुछ जितना उसने आप पे टाइम एनर्जी लगाई। तो दोनों को मिक्स ना करना। अगला क्या है, अगला क्या है, एक कंसीडरेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपर्टी के लीज का जहां आपने ये बोला है कि लेजी टर्मिनेट नहीं करेगा लीज बिफोर अ सर्टेन पीरियड, और अगर उसने ऐसा करा तो उसको सर्टेन अमाउंट देनी पड़ेगी। तो देखो अगर मैं जल्दी टर्मिनेट कर लूंगा और पैसे दे दूंगा, मेरे लिए यहाँ पे कंसिडरेशन होगी कि मेरे को उस लीज से छुटकारा मिल गया, मैं आगे अपना कुछ और कर सकता हूं। और जिसको मिल रही है कंसिडरेशन उसके लिए क्या हो गया कि भाई उसका जो नुकसान हो रहा था कि अर्ली टर्मिनेशन की वजह से, तो उसको भी कंसिडरेशन मिल गई, ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो और लोन जल्दी रीपे कर देते हो, कुछ बैंक्स ना उसके ऊपर प्री पेमेंट पेनल्टी लगा देते हैं कि आपने जल्दी पेमेंट करी तो हम आपसे पेनल्टी लेंगे। अब देखो ये भी ऐसा पेचीदार केस है, यहां भी आप बोल सकते हो कि बैंक वाले तो डिस्करेज करने के लिए पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन सर्कुलर ने क्या क्लैरिफाई किया कि बैंक को कंसिडरेशन है कि जल्दी पेमेंट कर दो आप लोन की, कोई बात नहीं, हम आपसे पेनल्टी ले लेंगे। और आपके लिए क्या कंसिडरेशन है कि आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो, आपका ब्याज बच जाएगा, आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो। तो बड़ा पेचीदार सा सर्कुलर है, आपको सर्कुलर के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां कंसिडरेशन इन्होंने क्लियर कर दी ये। तो यहां एंड में इन्होंने बोला कि आप इसे फाइन बोल लो, पेनल्टी बोल लो, लेकिन ये कंसिडरेशन फॉर सप्लाई है और इन पे जीएसटी लगेगा। और सवाल ये उठता है सर जीएसटी कौन से रेट पे लगेगा, तो वो भी इन्होंने क्लियर किया है कि ये ज्यादातर जो आपको मैंने एग्जांपल दिए ऊपर ये सारे एंसिलरी यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई के एंसिलरी हैं, उसी से रिलेटेड हैं, तो इन पे प्रिंसिपल सप्लाई वाला ही रेट लगेगा।
और अगर प्रिंसिपल सप्लाई जो मेन सप्लाई है अगर वो एग्जम्प्ट है तो ये वाली सप्लाई भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। जैसे मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो और उस स्कूल वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो फीस है वो एग्जम्प्ट है, तो अगर वो लेट फीस ले रहे हैं लेट फीस भी एग्जम्प्ट हो जाएगी क्योंकि वो भी एजुकेशन सर्विस ही मानी जाएगी। फिर इन्होंने एक और क्या क्लियर किया, चेक डिसऑनर फाइन या पेनल्टी नॉट अ कंसिडरेशन। देखो एक सप्लायर जब सामान बेचता है बदले में उसको चेक मिल गया और चेक हो गया डिसऑनर, और अब सप्लायर कह रहा है मैं तो आपसे फाइन लूंगा पेनल्टी लूंगा क्योंकि मेरा तो फालतू का चक्कर लगा बैंक का और ऊपर से मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे पैसे लेट हो रहे हैं वो अलग, तो मैं तो फाइन या पेनल्टी चार्ज करूंगा। अब इसको भी सर्कुलर ने ऐसे ही क्लैरिफाई किया कि सप्लायर ये नहीं कह रहा कि आप अपने चेक्स डिसऑनर करो और मेरे को फाइन पेनल्टी देके कंसिडरेशन होगी, डिस्करेज करने के लिए। तो ये चीजें जो हैं ये विल नॉट बिकम अ कंसिडरेशन, और अगर बैंक भी इंपोज करता है ये फाइन या पेनल्टी इट विल नॉट बिकम अ कंसिडरेशन फॉर डिसऑनरिंग ऑफ चेक। तो इसे आप ये नहीं बोल सकते कि हम आपका एक्ट टॉलरेट करने को तैयार हैं बस कंसिडरेशन दे दो, इसे ये बोलो ऐसा ना हो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। ये चीज वहीं पे वही चीज क्लैरिफाई की है उन्होंने, इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं इसको। सिमिलरली ये भी लॉज वाला भी वही है कि अगर कोई बंदा लॉ वायलेट कर रहा है और बदले में पेनल्टी दे रहा है तो लॉ वायलेट करने की कंसिडरेशन थोड़ी है पेनल्टी। तो ये भी आप पढ़ सकते हो मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम आएगी। बेसिक फंडामेंटल वही है, कंसिडरेशन वाला ही है कि ये चीज कर लो कोई नहीं बदले में पैसे दे दो। अगर ये आंसर आ रहा है फिर तो सप्लाई है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं नहीं नहीं ये करना नहीं है, ये करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी, फिर वो सप्लाई नहीं है, फिर वो कंसिडरेशन नहीं है। अब यहां एक और पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है अगर ये सर्कुलर आपके लिए एप्लीकेबल हुआ, कि एक एम्प्लॉई को बोला गया है कि अगर तू एक मिनिमम पीरियड से पहले छोड़ के जाएगा तो हम तेरे सैलरी को फॉरफिट कर लेंगे आखिरी महीने की या 2 महीने की, या तेरे से हम पैसे जैसे बॉन्ड साइन करवा लेते हैं ना एम्प्लॉय से कि अगर तू इससे पहले गया छोड़ के तो तेरे को बॉन्ड का अमाउंट भरना पड़ेगा। तो इसको भी उन्होंने ये बोला कि इस कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर ये नहीं कह रहा कि पैसे दे और जा, एम्प्लॉयर चाह रहा है तू ना जाए, डिस्करेज करना चाहता है वो, क्यों इसे भी वो कंसिडरेशन नहीं मान रहा कि मैं तेरा एक्ट टॉलरेट करने को तैयार हूं बस पैसे दे दे, जी नहीं। तो ये भी क्या नहीं बनेगी, नॉट अ कंसिडरेशन। उसके बाद एक सर्कुलर में एक चीज और क्लियर की, कहीं पे लेट पेमेंट चार्जेस या फीस लग रही है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वो प्रिंसिपल सप्लाई का ही एंसिलरी होता है। तो अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, वाटर चार्जेस होते हैं, टेलीफोन चार्जेस होते हैं, हर चीज में ना आपको फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप लेट हो जाते हो ड्यू डेट से तो आप लेट चार्जेस दे सकते हो। तो वो कह रहा है वो प्रिंसिपल सप्लाई का ही पार्ट है और वो लेट चार्जेस कंसिडरेशन मानी जाएगी, क्योंकि सामने वाला तैयार है कि ठीक है अगर आप लेट करते हो तो आप मेरे को लेट चार्जेस पे कर दो। यहां वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि मैं लेट नहीं होने दे रहा इसलिए चार्जेस, वो आपको अलाउ कर रहा है कि ठीक है लेट हो जाता है अब चार्जेस दे दो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई एम रेडी टू टॉलरेट योर एक्ट। तो ये सप्लाई बन जाएगी और नेचुरली बंडल्ड है तो इस पे पूरे पे वही रेट लगेगा जो प्रिंसिपल सप्लाई का होगा। काफी लंबा चौड़ा सर्कुलर है बट कोई बात नहीं, अब तो बस खत्म होने वाला ही है, ज्यादा कुछ नहीं रहा। आगे है जी, पावर सेक्टर में फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस लगते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस। अब देखो बिजली का जो बिल आता है ना, आप उसमें देखो एक होता है मिनिमम फिक्स चार्ज, आप बिजली यूज करो ना करो एक चार्ज तो आता ही आता है, और एक होता है वेरिएबल पर यूनिट। तो इस सर्कुलर में बेसिकली इन्होंने ये क्लैरिफाई करा है कि जो फिक्स चार्ज है ना वो ऐसा नहीं है कि हम टॉलरेट कर रहे हैं कि ठीक है आप इतना मतलब इतना अगर आप यूज नहीं करोगे तो उसके लिए, बस वो ये क्लैरिफाई कर रहा है कि ये सब कुछ बिजली का ही कंपोनेंट है, ये कोई टॉलरेट एंड एक्ट या उसका नहीं है कि आप नहीं यूज कर रहे तो भी हम पैसे ले रहे हैं इसलिए कंसिडरेशन ले रहे हैं। उसने क्लैरिफाई कर दिया ये सारा जो पैसा लिया जा रहा है ना ये सारा बिजली का ही पैसा है, और क्योंकि बिजली का पैसा खुद एग्जम्प्ट है जीएसटी के अंदर, आपको याद होगा एग्जम्पशन में डिस्ट्रीब्यूशन और क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन करना इलेक्ट्रिसिटी का एग्जम्प्ट है जीएसटी से, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का ये सारा बिल एग्जम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम जीएसटी। ये इसलिए क्लैरिफाई करा है कि लोग कहीं इसको ये ना बोल दें कि ये अलग से सर्विस दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो इसलिए क्लैरिफाई करा कि भाई ये बीच में ही है, ये बिजली का ही बिल है सारा। और एक इसमें उन्होंने और चीज क्लैरिफाई करी है,
कई बार ना पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें पावर प्रोड्यूसर क्या बोलता है, पावर प्रोड्यूसर को बोला जाता है कि तू इलेक्ट्रिसिटी किसी थर्ड पार्टी को सप्लाई नहीं करेगा बिना अप्रूवल ऑफ बायर के। यानी अगर मैं बिजली बाय कर रहा हूं, मैंने प्रोड्यूसर को बोल दिया मेरे अलावा तो किसी और को बिजली सप्लाई नहीं करेगा, तो ये भी एक तरह से लोग कहते हैं कि ये भी टॉलरेटिंग एन एक्ट वाला ही हो गया। वैसे तो हो रहा है, पर सर्कुलर ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, ये भी सब बिजली के प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, तो बिजली का ही एंसिलरी है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं चाहिए हमें। ये इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये मैंने आपको बता दिया कैंसलेशन चार्जेस अगर लिए जाएंगे कि जैसे होटल अकोमोडेशन की आप कैंसिलेशन करवा लेते हो, या टूर ट्रैवल की कैंसिलेशन करवा लेते हो, ट्रांसपोर्टेशन की कैंसिलेशन करवा लेते हो, तो उस पर कैंसिलेशन चार्जेस लग जाते हैं। तो कैंसिलेशन चार्जेस को यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल सप्लाई हुई है। वैसे भी ना अगर आप सप्लाई का डेफिनेशन देखोगे वहां भी ना इन्होंने लिखा हुआ है सप्लाइड और एग्रीड टू बी सप्लाइड, यानी अगर सप्लाई नहीं भी हुई, कैंसिलेशन हो गई है सप्लाई की, इवन देन ये ट्रीट किया जाएगा कि वो सप्लाई है। और कौन सा रेट लग जाएगा इन कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह के ऊपर भी, प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट लग जाएगा। तो अगर आपने कोई एयर टिकट बुक करवा रखी है और कल को आप उसे कैंसिल करवा दो और उस पर कैंसिलेशन चार्जेस लग जाएं, तो कैंसिलेशन चार्जेस पे वही वाला रेट लगेगा जो एयरलाइन का रेट ऑफ जीएसटी है, एयर इंडस्ट्री का जो रेट ऑफ जीएसटी है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की हैं। यहाँ रेलवे का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, आपको ध्यान होगा रेलवे के अगर आप नॉन एसी कोच में चढ़ते हो तो वो टैक्स फ्री है, अगर आप एसी कोच में चढ़ते हो रेलवे के या फर्स्ट क्लास में चढ़ते हो तो वो टैक्सेबल है 5% पे। तो इन्होंने क्लैरिफाई करा है अगर आपने एसी टिकट की बुकिंग करवाई थी और उसकी कैंसिलेशन होती है तो वो कैंसिलेशन चार्जेस पे आप 5% जीएसटी पे करोगे, और अगर आप नॉन एसी कोच बुक करवा के बैठे थे और उसकी कैंसिलेशन करवाते हो, उसकी कैंसिलेशन चार्जेस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो सर्कुलर ने टाइम काफी ले लिया है, बट आई होप आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट इस सर्कुलर का समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद सारा नहीं करना, बस कंसीडरेशन वाली चीज को माइंड में रखना। सारा सर्कुलर कंसीडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो ज्यादातर होता ही है, कंसीडरेशन वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर 2 में और कोई चेंज नहीं है एज सच। 2 सर्कुलर, एक ये लैंड के सेल वाला और दूसरा ये लंबा सा सर्कुलर जो अभी हमने खत्म किया है। चलते हैं लाइफ में आगे। अगला हमारा चैप्टर आता है चार्ज ऑफ जीएसटी। अब इसमें आपको ध्यान होगा हम एक रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे नोटिफिकेशन नंबर 13 में। तो इसमें काफी सारी एंट्रीज थी। पहली ही एंट्री में अमेंडमेंट है जहां पे सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है, एक जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती थी, जीटीए मींस एनी पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बाय रोड, और क्या इशू करता है, कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट हमने बात की थी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे व्हीकल नंबर, क्या सामान कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारा कुछ बताया होता है। बिल्टी की तरह होता है, जैसे पंजाबी में इसको, मतलब देसी भाषा में इसको बिल्टी बोल देते हैं, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो जो आदमी बस ट्रक ऑन कर रहा है पर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा, वो जीटीए नहीं है, ध्यान रखना। जीटीए वो है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड कर रहा है और इशू करता है कंसाइनमेंट नोट। तो ये तो पुराना ही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक चीज और क्या हम सीखते थे, सुनना, कि अगर रेसिपिएंट इनमें से कोई है, फैक्ट्री या रजिस्टर्ड सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई पर्सन जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, या बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, एओपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर इनमें से ये लोग जो हैं और वो टैक्सेबल टेरिटरी में अगर सिचुएटेड हैं, तो हम बोलते थे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और यहाँ पे ना एक बात और लिखी हुई थी कि जीटीए ऐसा है जो 6% वाला सीजीएसटी पे नहीं कर रहा, क्योंकि आपको शायद ध्यान हो जीटीए को ना 2 ऑप्शन मिलती थी। जीटीए को 2 ऑप्शन मिलती थी टैक्स रेट्स की। एक तो मिलती थी 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी ये वाला रेट, और एक मिलती थी 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी ये वाला रेट। जो ये 6% और 6% वाला अगर जीटीए ऑप्ट करता था तो यहां आईटीसी भी वो क्लेम कर सकता था, लेकिन अगर 2.5% वाला क्लेम करता था तो आईटीसी मिलता नहीं था, बड़ा लिमिटेड सा आईटीसी मिलता था जीटीए को। तो अभी भी वही सब चीजें हैं, और ये चीज ना टैक्सेबल होती थी फॉरवर्ड चार्ज में। तो यहां लिखा रहता था कि वो वाला जीटीए जो 6% जीएसटी नहीं पे कर रहा, वो वाला यहां पे कवर होएगा जीटीए।
क्योंकि 6% वाला तो 12% वाला जैसे हम 6% बोलेंगे वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर होता है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, ये वर्ड्स कटने के बाद भी ना, ये कट तो गए हैं न्यू नोटिफिकेशन में, लेकिन इससे ना फर्क कोई नहीं पड़ेगा। बताता हूं क्यों। क्योंकि आज भी सिर्फ वही वाला जीटीए यहां पे कवर हो सकता है रिवर्स चार्ज में जो ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है 2.5% वाला। क्योंकि जो हमारा ये 6% वाला जो हमारा जीटीए है वो तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर होता है, ये अलग नोटिफिकेशन ने बता रखा है। बस इन्होंने सिर्फ यहां पे इसलिए सिर्फ वॉमिट कर दिया कि यहां अलग से लिखने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो फॉरवर्ड चार्ज की जो बनी हुई है, जो ये रेट्स ऑफ जीएसटी वाली एक बनी हुई है नोटिफिकेशन, वहां पे ये चीज क्लियर की हुई है कि अगर जीटीए 6% एक्सरसाइज कर रहा है वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स भरेगा। तो सर फिर ये हटाने का फायदा क्या हुआ, बताता हूं। मतलब हटा दिया बस कि इससे कंफ्यूजन ना हो कोई फालतू की। ये क्लैरिफाइड वैसे ही ये कहता कि 6% वाला वैसे ही फॉरवर्ड चार्ज में कवर होता है, रिवर्स चार्ज में आएगा ही नहीं। तो अब फर्क क्या पड़ा है वो सुनो। फर्क पता क्या पड़ा है, अगर आप एक ऐसे जीटीए हो, सुनना, अगर आप एक ऐसे जीटीए हो जो यहां पे अगर लिखा रहता था हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट द रेट 6%, तो यहां ना ये इंटरप्रिटेशन निकाल लेते थे कुछ लोग कि वो सिर्फ उसको रिवर्स चार्ज में कवर करना चाहता है जो जीटीए 6% पे टैक्स नहीं पे कर रहा। अब जो न्यू पोजीशन उन्होंने बनाई है ना, ये वाला जो जीटीए है ना 2.5% वाला, इसको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ये फॉरवर्ड चार्ज में भी अपनी सर्विस को लेके जा सकता है और रिवर्स चार्ज में भी लेके जा सकता है, इसकी ऑप्शन है। जबकि जब वो लिखता है ना हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट द रेट 6%, उससे ऐसा लगता है कि जो 6% पे नहीं पे कर रहा वो हमेशा रिवर्स चार्ज में ही रहेगा। जबकि अब पोजीशन क्या है, जो 6% में नहीं पे कर रहा सीजीएसटी वो रिवर्स चार्ज में भी आ सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकता है। और वो मैं अभी आपको पढ़ाता हूं कैसे। एक चीज पहले माइंड में बिठा लो, मैं फिर आपको इसको टेबल के थ्रू समराइज भी कर दूंगा। टेबल बना रखा है बुक के अंदर मैंने एक, जो 6% वाला टैक्स रेट ले रहा है वो तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। जो 2.5% वाला सीजीएसटी पे करने के लिए तैयार है उसके लिए दोनों ऑप्शंस खुली हैं। कैसे बताता हूं, सुनना। देखो, अगर तो सामने वाला इनमें से कुछ हुआ ही ना, कौन रह गया? जैसे एक एंड कंज्यूमर होता है ना, एंड कंज्यूमर जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो इनमें से कहीं भी कवर नहीं होता। फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी कहीं भी नहीं कवर होता। तो अब सोचो अगर रेसिपिएंट ही अनरजिस्टर्ड हुआ तो रिवर्स चार्ज लग ही नहीं सकता, फिर तो रिवर्स चार्ज लगा ही नहीं सकते आप, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा। मैं कह रहा हूं अगर रेसिपिएंट इनमें से कोई हुआ भी, इवन देन जीटीए कैन ऑप्ट की नहीं मेरे को फॉरवर्ड चार्ज ही लगाने, मैं ही टैक्स चार्ज करके अपने आप जमा करवाऊंगा, रेसिपिएंट जी आप चिंता मुक्त रहो, आपको कोई कंप्लायंसेस नहीं करने। तो वो ऑप्शन देखो उन्होंने कहां दी, नीचे ये अमेंडमेंट मैंने करी है, नीचे ग्रीन लिखी है, रिवर्स चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल वेयर जीटीए ऑप्ट्स फॉर फॉरवर्ड चार्ज। सुनिएगा, However, nothing contained in this entry shall apply। यानी ऊपर जो भी मैंने पढ़ाया है, यानी सुनना, अगर सप्लायर जीटीए भी है, सुनना ध्यान से, अगर सप्लायर जीटीए भी है, रेसिपिएंट इनमें से भी अगर कोई है, तो भी मैं कह रहा हूं हो सकता है रिवर्स चार्ज ना लगे। ये ऑप्शन दे दी क्या, पहला जो सप्लायर है ना, यहां सप्लायर के ऊपर लिख लेना जीटीए, सप्लायर के ऊपर लिख लेना जीटीए। नोट्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं यूट्यूब लिंक के, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जीटीए ने खुद रजिस्ट्रेशन ले रखी है और उसने खुद ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखा है कि मैं खुद इन ट्रांसपोर्टेशन पे टैक्स दूंगा, तो सरकार को टैक्स से मतलब है, अगर जीटीए तैयार है तो वो दे दे। और दूसरा क्या है, सप्लायर ने एक ऐसा टैक्स इनवॉइस इशू किया है रेसिपिएंट को जिसपे उसने सेंट्रल टैक्स एप्लीकेबल रेट पे चार्ज कर ली है। अच्छा, एप्लीकेबल रेट कौन सा हो सकता है बोलो, एप्लीकेबल रेट कौन सा हो सकता है? 5% वाला भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 5% वाले में भी फॉरवर्ड चार्ज लग सकता है, और 12% वाला भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो है ही फॉरवर्ड चार्ज में तो वो ये वाला भी ऑप्शन ले रहा हो सकता है 12% वाला, 6% वाला। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अब जो व्यक्ति 6% ये 5% वाला या 12% वाला
दोनों फॉरवर्ड चार्ज में आ सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, 12% वाला रिवर्स चार्ज में नहीं आ सकता, 12% वाला रिवर्स चार्ज में नहीं आ सकता। तो अगर उसने खुद टैक्स चार्ज कर लिया एप्लीकेबल रेट्स पे और इसका डेक्लेरेशन भी दे दिया है, इसका डेक्लेरेशन भी दे दिया है इनवॉइस पे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, वो बता रखा है, उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है इनवॉइस पे, उन्होंने डेक्लेरेशन दे दिया है जीटीए ने कि जी भले ही आप स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपसे टैक्स चार्ज कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं टैक्स पे करूंगा, यानी फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई हो जाएगा फिर इसके ऊपर। और ये तो आपको ध्यान होगा, ये पुराना ही है कि अगर सामने वाला जो रजिस्टर्ड है वो सिर्फ टीडीएस वगैरह डिडक्ट करने के लिए पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है इनमें से कोई, तो फिर भी रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं करेगा। वैसे तो आपको शायद ध्यान होगा ये पॉइंट वैसे ही जीटीए के आगे अगर इनमें से कोई आ जाता ना अगर इनमें से कोई आ जाता था, ये चीज वैसे ही एग्जम्प्ट हो जाती थी जीएसटी लॉ में, एग्जम्प्ट ही कर रखा था इसको, तो रिवर्स चार्ज तो अप्लाई ही नहीं करता, एग्जम्प्ट ही हो जाती है ये चीज वैसी। तो एक बार ना मैं आपको बताता हूं इसकी अब समरी क्या निकली, गौर करना, देखना, ध्यान देना। जीटीए दो तरह के हो सकते हैं, एक तो जीटीए जो 12% कैसे निकला हुआ है, सीजीएसटी एट द रेट 6% और एसजीएसटी एट द रेट 6%। तो आप देखो, अगर तो आप ऑप्ट ही वो कर रहे हो 12% वाला ऑप्शन, यहां पे मैं एक चीज और लिखवा देता हूं, आईटीसी भी मिलता है आपको, आईटीसी भी मिलता है आपको, क्योंकि आप हाई रेट ऑफ टैक्स पे कर रहे हो तो आपको आईटीसी भी मिलेगा सारा, कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। ये तो हमेशा रहेगा फॉरवर्ड चार्ज में, ये तो हमेशा कहां रहेगा, फॉरवर्ड चार्ज। अगर आप ऐसे जीटीओ जो 5% वाला टैक्स रेट पे करना चाहते हो, 5% कैसे आया, सीजीएसटी एट द रेट 2.5% और एसजीएसटी एट द रेट 2.5%। अगर आप ये वाले जीटीए हो तो पहली बात तो आपको अपना आईटीसी न्यौछावर करना पड़ेगा, बड़ा लिमिटेड सा आईटीसी मिलता है इन्हें, ज्यादातर नहीं मिल पाता। तो यहां पे अब आगे दो केस निकाल दिए हमने 5% वाले में। अगर तो सामने कोई स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, इसको ना रिसीट्स की जगह रेसिपिएंट कर लो, अगर कोई सामने स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन थे, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, समझ गए। अगर तो इनमें से कोई है जो आपने ये पीछे पढ़े हैं ये वाले, अगर तो इनमें से कोई पर्सन लायबल टू पे फ्रेट है, क्योंकि ना जीटीए की सर्विस में आप ये देखते थे पर्सन लायबल टू पे फ्रेट कौन है, वही रेसिपिएंट माना जाता था, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई है रेसिपिएंट, फिर तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। बस ऑप्शन क्या दे दी बताओ, इस रिवर्स चार्ज के साथ स्टार मार लो, और स्टार यही है कि भले ही स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है भी कोई, बट स्टिल जीटीए कैन ऑप्ट, क्या ऑप्ट कर सकता है कि फॉरवर्ड चार्ज में मैं टैक्स भर दूंगा, मुझे अपने रेसिपिएंट को तंग नहीं करना, मैं अपने आप टैक्स भरूंगा, मैं चार्ज करूंगा, मैं पे करूंगा, मैं जमा कराऊंगा, रेसिपिएंट तंग नहीं होगा। और अगर रेसिपिएंट ऐसा है जो अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, जैसे कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर है, ये तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, आप जो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसकी एंट्री 21 ए या कोई ऐसी एंट्री है, वहां ही एग्जाम्प्ट ही हुआ पड़ा है जीएसटी से। तो मैं तो बस इतना कहूंगा, आप इस अमेंडमेंट में बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो जीटीए 5% टैक्स भर रहा है वो रिवर्स चार्ज में भी आ सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकता है, और 12% वाला तो हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। और ये जो कटा है इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसके साथ चाहे लिख लो कि ये आपके लिए अब रेलिवेंट ही नहीं है, इतना नॉट रेलिवेंट, ये इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ये क्यों काटा है। उसका मैंने आपको लॉजिक दे दिया कि इसको काटने का लॉजिक सिर्फ इतना था कि वो ये नहीं चाहते थे कि ये कंफ्यूजन ना आए कि जो जीटीए 6% नहीं पे कर रहा वो हमेशा रिवर्स चार्ज में रहेगा, ऐसा नहीं हम कहना चाह रहे, बस जीटीए लिख दिया गल्ला, तो वो नीचे समझा दिया। तो उम्मीद है ये पहली अमेंडमेंट आपको जीटीए से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपकी 5th एंट्री जो थी ना,
वो गवर्नमेंट से रिलेटेड थी कि अगर सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी है और अगर उसके सामने एक बिजनेस एंटिटी है जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो रिवर्स चार्ज लग जाता था, यानी रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन कुछ सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता था, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विसेज। तो ये जो वर्ड कटे हैं ना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाले, जो ये कटे हुए हैं, ये सारे ना आपको मैं दिखाऊंगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में भी ये वर्ड कट गए हैं। तो इनको काटने के पीछे लॉजिक क्या है वो मैं एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में डिस्कस कर दूंगा, फिर आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या है। अगली वाली काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार के एग्जाम के लिए, 5AA एंट्री, ये न्यू एंट्री ऐड हुई है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको याद होगा एक ना हम टॉपिक करते थे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। ये ना एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन नंबर 12, उसकी एंट्री नंबर 12 है, उसकी एंट्री नंबर 12 है। और उसमें ये एग्जम्प्ट हुआ करती थी कि अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को आप रेंट आउट करते हो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो वो एग्जम्प्ट है। तो इसमें चेंज क्या है सर? चेंज ये है कि अब ना एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में जाके इन्होंने ये बोल दिया कि अगर ये आप रेंटिंग करते हो टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसको आप रेंट आउट करोगे तो हम इसको करेंगे एग्जम्प्ट, तो हम इसको करेंगे एग्जम्प्ट इस एंट्री में। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर इसकी रेंटिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन करी गई जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग रजिस्टर्ड पर्सन को करी गई वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। और आपको पता है टैक्सेबल होगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, टैक्सेबल होगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ये बात लिखी है एंट्री नंबर 5AA में। यानी कोई भी पर्सन अगर एनी रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट आउट करेगा, एक काम करना सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ लिख लेना साथ में, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर सामने मेरे रजिस्टर्ड पर्सन है और मैं उसको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लेट आउट कर रहा हूं, पहली बात तो वो टैक्सेबल होगी अब से, और दूसरी बात उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। यानी बताओ कौन टैक्स भरेगा इस रेंटिंग सर्विस पे? रेसिपिएंट, क्योंकि रिवर्स चार्ज लग गया। वैसे आपकी नॉलेज के लिए एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, जब ये अमेंडमेंट लेकर आए ना एक इशू और उठ गया, सुनना। जब आपने बोला कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट आउट किया जाएगा घर, तो ये तो बड़ी दुविधा है। अब जो बंदा रजिस्टर्ड है मान लो जीएसटी लॉ में, क्या वो रहना छोड़ दे? अब मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं पर मेरे को रहना तो है कहीं, और रहने के लिए मैंने घर किराए पे ले लिया, तो वो तो इसको भी टैक्सेबल कर रहा है। तो ना दिसंबर में जाके एक अमेंडमेंट और आई, बल्कि 1 जनवरी से एप्लीकेबल है वो, हैप्पी न्यू ईयर से। उस अमेंडमेंट में इन्होंने ये भी क्लैरिफाई, वो ना हमारे पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है इसलिए वो मैंने लिखी नहीं आपके नोट्स में, उसमें उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे लेगा ना कोई घर वगैरह, और वो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, बिजनेस के पर्पस के लिए किराए पे नहीं ले रहा, रहने के पर्पस से ले रहा है, तो उस केस में भी वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो मतलब आप ये समझिए, पर आप ज्यादा ना समझिए, क्योंकि आखिरी वाला जो पॉइंट है ना वो आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। भगवान ना करे कि नवंबर में पेपर देना पड़े, मई में क्लियर करें हम। तो हमारे मई के लिए तो ये पॉइंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन को लेट आउट करेगा वो टैक्सेबल है। और कहां टैक्सेबल है? रिवर्स चार्ज।
उम्मीद है ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। फिर एक एंट्री और थी रिवर्स चार्ज में, वो एंट्री थी अगर कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल रेंट आउट करता है और ऐसा मोटर व्हीकल जिससे पैसेंजर कैरी होते हैं, मतलब जिसमें पैसेंजर जा सकते हैं और जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी आपने बीच में इंक्लूड कर रखा है, और आपके सामने जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। और सप्लायर पता कौन था इसमें? सप्लायर होना चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो बॉडी कॉर्पोरेट ना हो। यानी माइंड में ये बिठाओ कि एक छोटा मोटा कोई बिजनेस हाउस जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो अपना मोटर व्हीकल रेंट आउट कर देता है एक बड़ी बॉडी कॉर्पोरेट को और कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है जो उसमें फ्यूल का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे केस में हमारा लॉ बोलता था कि ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। तो सर चेंज क्या है? चेंज कुछ नहीं है इसमें, बस एक सर्कुलर आया है सीबीआईसी का, और उस सर्कुलर में इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि बेटा अगर बॉडी कॉर्पोरेट खुद हायर कर लेता है मोटर व्हीकल और मोटर व्हीकल उसके खुद के डिस्पोजल पे है, यानी अपने हिसाब से वो चलाएगा, इसी को तो बोलोगे ना कि आपने रेंटिंग ले ली है मोटर व्हीकल की। ऐसी चीज को ही रिवर्स चार्ज में रखना। अब सोचो अगर कोई कंपनी बोले मेरे को ट्रिप पे जाना है और अपने एम्प्लॉयज को लेके जाना है और एक स्पेसिफिक एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए गाड़ी कोई व्हीकल लेके आ गया, बस लेके आ गया अगला, तो उसको ये थोड़ी बोलोगे कि आपने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर ली है, वो तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली जा रही है उस पर रिवर्स चार्ज मत लगाना। ये चीज सर्कुलर ने क्लैरिफाई करी है दैट यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेंटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। रेंटिंग तब होएगी जब आपने खुद ही उसको यूज करना शुरू कर लिया और बदले में किराया देना शुरू कर दिया, उस पर ही लगेगा रिवर्स चार्ज। तो ये सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है। उसके बाद इसी चैप्टर में ना हम एक और टॉपिक पढ़ाते थे आपको चार्ज ऑफ जीएसटी वाले में ही, कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10। एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं है इसमें। आपको ध्यान होगा एक मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्कीम थी, एक रेस्टोरेंट वालों के लिए और एक अदर सप्लायर्स के लिए जो कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो मैन्युफैक्चरर में ना एक पॉइंट आता था कि आप उन गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए जो नोटिफाइड गुड्स हों। तो इसमें आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको, ये सब चीजें तो लिखी हुई थी, आपने पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और जिसके आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते वो हैं बिल्डिंग ऑफ फॉसिल ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, या बिल्डिंग ब्रिक्स, या अर्दन और रूफिंग टाइल्स, या ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। ये लेटेस्ट एडिशन है फ्लाई ऐश वाली चीजें। फ्लाई ऐश बेसिकली क्या है? फ्लाई ऐश बेसिकली जब आप ऑयल या जो ये कोल वगैरह होता है इसको जब जलाते हैं तो जो ये रेजिडुअल बचता है वो फ्लाई ऐश है। तो फ्लाई ऐश को आजकल ईंटें बनाने में या ब्लॉक्स बनाने में या कुछ मिक्सचर्स बनाने में यूज किया जा रहा है। तो ये फ्लाई ऐश के भी अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप पे भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है एप्लीकेबल। तो ये आप थोड़े से वर्ड्स ध्यान रख लीजिएगा। इनमें से अगर कोई बंदा आ गया, इनमें से अगर कोई मैन्युफैक्चरर आ गया तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन। और इसका रूल भी था एक रूल 5, ये भी हम पढ़ाते थे। उसमें भी ये सेम अमेंडमेंट हुई है क्योंकि इसमें भी ये लिखा होता था कि अगर आपने ये लेनी है कॉम्पोजिशन स्कीम तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी आपने उन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना जो नोटिफाइड है। तो यहां पे भी वही सेम वर्ड्स ऐड हो गए। तो ये हमारा चैप्टर 3 हो जाता है कंप्लीट, चार्ज ऑफ जीएसटी। चैप्टर 4 आता है जी हमारा एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी का। किस चीज का? एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। तो पहली ही एग्जम्पशन आपको ध्यान होगी एंट्री 6 है। ये एंट्री नंबर सारे मैंने एग्जम्पशन वाले लिखे हुए हैं। अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या एलए, वो एग्जम्प्ट होती थी पर कुछ सर्विसेज को छोड़कर। तो इसका ना जो ए पॉइंट था वो बात करता था कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाले सर्विस देते हैं 4, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज, इन चारों में से अगर कोई सर्विस दी जाती है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा टैक्सेबल होती थी। खासकर अगर ये सर्विसेज दी जाती थी टू एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, सीजी, एसजी, यूटी के अलावा अगर किसी को दी जाती थी तो ये टैक्सेबल होती थी।
तो पहली बात तो ना इन्होंने ये वर्ड्स हटा दिए, ओमिट कर दिए। अब देखो अगर आप सोचो ना, ये वर्ड हटाने से ना एग्जम्पशन और नैरो होगी, ये नैरो होगी कि ब्रॉड होगी, सोचो नैरो, क्योंकि पता है आप क्या पढ़ने को आएगा, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे आर टैक्सेबल। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसी को भी सर्विस दे, कोई भी सर्विस दे, वो टैक्सेबल होगी है, अगर आप नोटिस करो। लेकिन एक बात मैं आपको यहां और क्लैरिफाई कर दूं, एक न्यू एंट्री इन्होंने ऐड करी है 24C, तो इसके साथ ही मैं लिखवा देता हूं, रीड एंट्री 24C। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सही मायने में अमेंडमेंट समझना चाहते हो तो आपको 24C एंट्री साथ में पढ़नी पड़ेगी। तो 24C एंट्री हमने यहां पे आपके लिए रखी है, ये रही। ये ना सारी जो अमेंडमेंट्स हैं इस पूरे चैप्टर में, ये नोटिफिकेशन नंबर 4 से हुए हैं सारी अमेंडमेंट्स मोस्टली। काफी कुछ चेंज करा है इस नोटिफिकेशन ने, विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन सी सर्विसेज उठा के इन्होंने अलग एंट्री में एग्जाम्प्ट कर दी हैं। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विसेज देती है पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट, बस। और इसके साथ भी इन्होंने लिखा है इनवेलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स। यानी वैसे तो ना लॉ मेकर ने जिस तरह लिखा है उससे एक छोटी सी डाउट रहती है कि इनवेलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स क्या सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ पढ़ना है कि सबके साथ पढ़ना है। बट मुझे तो यही लगता है कि सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि ये पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर वैसे भी इनमें कोई साथ में कुछ नहीं जाता, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट में तो आप अपना लेटर वगैरह खुद डालते हो तो वो भारी कम हो सकता है। इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड तो इनका ही फॉर्मेट होता है, उसको बस भरना होता है। बट खैर हमने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन यही लिया है कि इनवेलप्स जो 10 ग्राम से कम वाले ऑर्डिनरी पोस्ट हैं सिर्फ वो एग्जम्प्ट होंगे। और ध्यान रखना ये जो सर्विसेज के नाम मैंने लिखे हैं ये किसी को भी दे रहा हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जम्प्ट है। कौन कौन से दोबारा बोलो, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और आखिर में ऑर्डिनरी पोस्ट। बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट। तो इनवेलप्स जिनका वैसे बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ दोनों के साथ पढ़ा जा सकता है, इनवेलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, ठीक है। बट इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड तो अलग ही चल रहा है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्प्ट हैं। तो अब ना इसके नीचे देखो मैंने कुछ एनालिसिस लिखा है कि एंट्री 6A जो हम पुरानी पढ़ते थे, जो अभी हमने ऑमिट करी है, और न्यू एंट्री 24C से क्या हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। देखो स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विस। ओल्ड पोजीशन क्या थी इनकी, पुरानी पोजीशन, ये सब टैक्सेबल होते थे, खासकर अगर ये सर्विस किसको दी जाती थी, अदर देन CGST UT, ये पुरानी पोजीशन थी। अब न्यू पोजीशन क्या, सुनना ध्यान सुनना, एंट्री 6A में जाके तो सारे वर्ड हट गए, तो 6A के हिसाब से तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज टैक्सेबल हैं। अब सारी सर्विसेज क्या होगी, टैक्सेबल, सिर्फ 24C वाली छोड़ के। और 24C में इन चारों में से किसी का भी जिक्र नहीं है। एजेंसी सर्विस के एग्जाम्पल क्या थे, कई बार पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते थे, कोई म्यूचुअल फंड या पासपोर्ट एप्लीकेशन या बॉन्ड्स की एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बदले में कमीशन ले लेते थे उनसे, या टेलीफोन बिल कलेक्ट कर लेते थे, बदले में टेलीफोन कंपनी से एजेंसी सर्विस के पैसे चार्ज कर लेते थे। अब इनको तो न्यू लॉ ने कोई एग्जम्पशन दी नहीं है, तो ये तो टैक्सेबल है, रेसिपिएंट कोई भी हो। तो ये मेरे हिसाब से इसमें कोई चेंज नहीं है सच, बस इतना ही चेंज है कि पहले ये टैक्सेबल होते थे अगर अदर देन गवर्नमेंट को दिए जाते थे, अब ये हमेशा ही टैक्सेबल हैं। पर दोनों का आंसर वही सेम ही रहेगा, टैक्सेबल टैक्सेबल। अब और सोचते हैं, ये जो वर्ड लिखे ना, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ये वाले है ना जो वर्ड हैं, और ऑर्डिनरी पोस्ट वगैरह। अब इसमें ध्यान से देखना, जो ये पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट हैं, पहले इनको टैक्सेबल तो किया नहीं हुआ था, तो पहले भी ये क्या होते थे, एग्जम्प्ट, और अब स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट कर दिए। अच्छा, अब ऑर्डिनरी पोस्ट का क्या सीन है,
अगर 10 ग्राम से कम है, पहले तो ये एग्जम्प्ट होती थी, अब भी एग्जम्प्ट है अगर 10 ग्राम से कम है। लेकिन अगर ये 10 ग्राम या उससे ज्यादा होती थी, 10 ग्राम या उससे ज्यादा, तो क्या समझे आप, सुनना, आप ये समझे पहले तो ये एग्जम्प्ट होती थी क्योंकि इसको टैक्सेबल नहीं किया हुआ था, अब ये टैक्सेबल होगी है। अगला वर्ड है जी रजिस्टर्ड पोस्ट। अब रजिस्टर्ड पोस्ट देखो यहां लिखा ही नहीं हुआ एग्जाम्शन में, जबकि पुराने लॉ में रजिस्टर्ड पोस्ट टैक्सेबल में नहीं लिखा हुआ था, तो ये मेजर फर्क आ गया। रजिस्टर्ड पोस्ट पहले क्या होती थी, चाहे 10 ग्राम से कम हो चाहे 10 ग्राम से ज्यादा हो, ये क्या हुआ करती थी, बोलिए एग्जम्प्ट, क्योंकि पुराने लॉ के हिसाब से सिर्फ 4 चीजें टैक्सेबल होती थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज। अब बताइए न्यू लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड पोस्ट को तो यहां एग्जम्पशन मिली नहीं, तो चाहे 10 ग्राम से कम वाली रजिस्टर्ड पोस्ट हो चाहे 10 ग्राम से ज्यादा वाली रजिस्टर्ड पोस्ट हो, अब ये टैक्सेबल है, अब ये टैक्सेबल है। और ये जो सारी चीजें हैं ना, इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पेंशन पेमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर्स, ऑपरेटिंग सेविंग काउंट्स, इनको स्पेसिफिकली पुराने लॉ में एग्जम्प्ट नहीं किया हुआ था, तो ये सॉरी पुराने लॉ में टैक्सेबल नहीं किया हुआ था तो ये एग्जम्प्ट होते थे, नए लॉ में इन्हें स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट नहीं किया हुआ तो ये सब अब टैक्सेबल हो जाएंगी। तो बस आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, ओल्ड लॉ में ये बता रखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का क्या क्या टैक्सेबल है, तो बाकी सब एग्जम्प्ट हो जाता था, सिर्फ 4 चीजें टैक्सेबल होती थी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज, वो भी अगर अदर देन गवर्नमेंट को दी जाए। जबकि न्यू लॉ उल्टा है, न्यू लॉ में सिर्फ ये बता रखे क्या क्या एग्जम्प्ट है, बाकी सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्जम्प्ट बस याद कर लो, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट। और बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट में आप ये वाला पॉइंट सोच सकते हो कि अगर इनवेलप्स 10 ग्राम से कम के हैं तो एग्जम्प्ट है, वरना टैक्सेबल है। और ये सर्विसेज तो किसी को भी दी जा रही हो सब एग्जम्प्ट है। तो उम्मीद है कि आप इस 24C एंट्री को अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और जो एंट्री 6A थी ना, उसी की वजह से देखो और कहां कहां चेंज आया। एक ना एंट्री 7 थी, जहां ना यही सर्विसेज, सरकार की सर्विसेज छोटी मोटी बिजनेस एंटिटीज को दी जाती थी कि सामने अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, तो वहां ना स्पेसिफिकली लिखा होता था कि ये एंट्री 6ABC पे नहीं लगेगी, तो वहां भी जाके इन्होंने यही वाले वर्ड सारे स्ट्राइक करे। मैंने स्ट्राइक करके इसलिए नहीं दिखाया, अगर आप मेरी बुक से पढ़े हुए हो, मैंने ये वर्ड बार बार लिखे ही नहीं हुए अलग अलग एंट्रीज में, मैंने बस 6A 6B 6C लिखा हुआ था। तो अगर A चेंज हो गया बाकी भी 6A अगर चेंज हो गया तो बाकियों में भी जहां 6A है A अपने आप चेंज हो गया। तो एंट्री 8 में भी ऐसा ही पॉइंट था कि अगर एक CG SG UT LA दूसरी CG SG UT LA को सर्विस दे रही है, वो भी एग्जम्प्ट होती थी, उसमें भी लिखा होता था कि ये 6A वाली पे हम लोग नहीं लगाएंगे, तो वहां भी चेंज आया है। और अगर सर्विस की वैल्यू छोटी होती थी, 5000 रुपए तक की होती थी, वो एंट्री 9 में था, वहां भी ऐसी लैंग्वेज थी, वहां भी चेंज हो गया ये। और यही चेंज अब आप वहां भी समझ गए होंगे जो रिवर्स चार्ज की एंट्री में करा है। रिवर्स चार्ज की एंट्री में भी इसको क्यों काट दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी सर्विसेज दे रहा है, सिर्फ ये 4 क्यों, सारी टैक्सेबल है, जो भी वो दे रहा है उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूड करा हुआ है रिवर्स चार्ज से। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कोई भी सर्विस जो टैक्सेबल कर रहे हो आप, अदर देन पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और ये बुक पोस्ट और आखिरी में ऑर्डिनरी पोस्ट वेइंग लेस देन 10 ग्राम, इसके अलावा जो भी टैक्सेबल कर रहे हो सब पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो आई होप ये आप अब लिंक कर पा रहे हो इस चीज को। तो ये हमारी एंट्री 6 कंप्लीट होगी और एंट्री नंबर कंप्लीट हो गई है 24C विद एग्जाम्पल। अब और छोटी छोटी चेंजेस क्या हैं फटाफट से देखते रहिए। 9B एंट्री थी एक, जो ये बोलती थी कि अगर नेपाल या भूटान में अगर ट्रांजिट कार्गो है तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो एग्जम्प्ट हैं। तो सर्कुलर आया जिसमें क्लैरिफाई करा गया कि अगर एम्प्टी कंटेनर्स नेपाल या भूटान से मूव कर रहे हैं, वहां डिलीवरी करने के बाद तो
वो जो मूवमेंट करवाई जा रही है एम्प्टी कंटेनर्स की, उसके लिए जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं वो भी ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड है और वो एग्जाम्प्ट है। पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल ही है। एंट्री 12 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिसमें हमने बोला कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू बी यूज्ड एज रेजिडेंस एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट जहां ये रजिस्टर्ड पर्सन को लेट आउट करी जा रही है वहां एग्जम्प्ट नहीं हो पाएगी। और नोट मैंने आपको समझा ही दिया कि जहां भी रजिस्टर्ड पर्सन सामने है वहां रिवर्स चार्ज भी लग जाएगा। अब 3 तरह की चेंजेस हैं, सुनो। कुछ नई एंट्रीज आई हैं, कुछ पुरानी एंट्रीज हट गई हैं, पुरानी एंट्रीज काफी हटी हैं, और कुछ पुरानी में छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है। जैसे ये मॉडिफिकेशन का एग्जांपल था, ठीक है। तो बस मैंने ना सारी एंट्री नंबर वही लिखे हैं जो आपकी बुक में भी हैं, जो एक्चुअल एंट्री नंबर हैं, ताकि आपको ट्रैक करना आसान रहे, ताकि आपको ट्रैक करना आसान रहे। एंट्री 14 ऑमिट हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, आप ये पढ़ते थे कि अगर कोई होटल, गेस्ट हाउस, कैंप या कोई भी ऐसी कमर्शियल प्लेस जहां वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 रुपए तक लिया जा रहा है पर डे, वहां उस होटल वालों की ये सर्विस एग्जम्प्ट होती थी। अब क्योंकि ये हट गया है, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब बस सिर्फ पता है क्या बेनिफिट मिल पाएगा। अब मान लो अगर होटल ही कोई छोटा मोटा है जो 20 लाख भी क्रॉस नहीं कर रहा, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, वो तो टैक्स चार्ज नहीं करेगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड है होटल जीएसटी में, वो चाहे फिर 700 रुपए का कमरा किराए पे चढ़ाए, 200 रुपए का कमरा किराए पे चढ़ाए, 500 रुपए का कमरा किराए पे चढ़ाए, उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, एक ना हम वो रिलीजियस वाली भी पढ़ते होते थे कि अगर कोई रिलीजियस या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो 1000 रुपीज पर डे चार्ज कर रही है या 10,000 रुपीज मंथली चार्ज कर रही है शॉप का, या कोई अगर उसका कोई पंडाल वगैरह, कोई हॉल वगैरह है, उसका 10,000 रुपये एक दिन का चार्ज कर रही है, वो अभी भी एग्जम्प्ट रहेगा, वो अलग एंट्री थी। ये होटल वगैरह पे लग रही है एंट्री, तो उनको मिक्स ना कर देना। तो ये एंट्री ओमिट हो गई है। फिर ना 15 नंबर एंट्री में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से जो रिलेटेड थी, यहां पे ना हम एक पॉइंट पढ़ते थे कि अगर आप बाय एयर MMM बसंत, हमने इसका एक शॉर्ट बनाया था, MMM बसंत। MMM में क्या था? मेघालय, ये मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, MMM। बसंत में बी था बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक एयरपोर्ट है बगडोगरा। ए से एक ए अरुणाचल प्रदेश, एक ए असम, ध्यान रखना आंध्र प्रदेश मत ले लेना, ए में अरुणाचल और असम। और एस है सिक्किम, एन है नागालैंड और टी है त्रिपुरा। MMM बसंत। अगर इन एयरपोर्ट से आप निकल रहे हो, यानी एम्बार्किंग फ्रॉम या टर्मिनेट कर रहे हो इस एयरपोर्ट में, तो उसका एयर फेयर एग्जम्प्ट होता था। तो सर फिर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट सिर्फ आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, इकोनॉमी क्लास वर्ड एंटर यहां पे ऐड कर दिए। यानी अगर आप यहां से आ रहे हो या जा रहे हो और बिजनेस क्लास से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, उस पर टैक्स लग जाएगा आपसे। यानी एग्जम्पशन इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इकोनॉमी क्लास एयरफेयर। तो ये एक अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। और एक ना इसके अंदर पॉइंट होता था कि अगर पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बी पॉइंट में नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज से अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वो भी एग्जाम्प्ट होता था अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आप ट्रैवल करते थे। पर इसमें एक एक्सक्लूडिंग थी कि अगर आप टूरिज्म के लिए हायर कर रहे हो या टूर या चार्टर या हायर कर लेते हो आप कैरेज को, फिर हम वो एग्जम्पशन नहीं लगेगी। तो इसका इन्होंने सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर में ये क्लैरिफाई करा है कि अगर आप चार्टर या हायर करते हो, वो वाला चार्टर और हायर है जिसमें आपके पास आ जाता है गाड़ी या वो व्हीकल। तो अगर आप डिफाइन कर रहे हो कि कैसे चलाना है व्हीकल, कितने बजे चलाना है, आपके कंट्रोल में आ गया, मतलब आपने चार्टर ही कर लिया उसको फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, आपने सिर्फ कोई ऐसा नॉन एसी बस हायर करी जिसमें आपने बोला कि यार हमें यहां जाना है, यहां से यहां छोड़ के आ जा बस, फिर अपनी बस ले जा, तो दैट इज नॉट चार्टर और हायर। वो तो फिर वो ड्राइव कर रहा है, वो चला रहा है, अपना टाइम देगा कि इतने बजे हम आएंगे, वो चीज चार्टर और हायर में नहीं जाएगी। तो ये थोड़ा सा सर्कुलर में क्लैरिफाई किया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंट्री नंबर 20 और 21 ये हम इकट्ठा ही पढ़ाते थे। 20 नंबर एंट्री बात करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल और वेसल, और 21 एंट्री बात करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए, उससे रिलेटेड एग्जम्पशन थी।
तो एक तो ना कॉमन एग्जम्पशंस थी, चाहे रेल से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वेसल से, चाहे जीटीए से, उसमें कोई चेंज नहीं है, कॉमन एग्जम्पशंस अभी भी वही हैं। तो सर चेंज क्या है? ये ना एक पॉइंट आप पढ़ते थे रेल और वेसल के लिए कि रेलवे इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एग्जम्प्ट है, हट गई एग्जम्पशन, विड्रॉ हो गई है। और राइट साइड पे जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती थी जीटीए से, इसमें आप दो पॉइंट पढ़ा करते थे कि अगर मेरा कल्ले का सामान जा रहा है किसी गुड्स कैरेज में और मुझसे 1500 रुपए से कम का फ्रेट चार्ज किया जा रहा है तो वो एग्जम्प्ट होता था। और अगर बहुत सारे लोगों का सामान जा रहा होता था एक ट्रक में और जिससे भी 750 रुपए से कम का फ्रेट चार्ज किया जाता था वो भी एग्जम्प्ट होता था। दोनों में से कहीं भी आप आ जाते थे एग्जम्प्ट हो जाता था। ये दोनों पॉइंट भी हट गए। यानी अब बच्चों के लिए तो ये आसान हो गया, यानी अब रेल, वेसल और जीटीए में यही पॉइंट बस एग्जम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के। बाकी जीटीए से रिलेटेड एक दो एग्जम्पशंस और भी हैं, वो आप बुक से पढ़ लेना, उनमें कोई चेंज नहीं है। अगर सामने कोई लोकल अथॉरिटी या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है जो रजिस्टर्ड होती है टीडीएस पर्पस के लिए, वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जम्प्ट होता है जीटीए का। पर कॉमन एग्जम्पशंस यही हैं जो रेल, वेसल और जीटीए के लिए हैं। और इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी थे हमारे नोट्स के अंदर, उसमें भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 750 और 1500 वाले पॉइंट स्टडी मटेरियल में भी टेस्ट किए हुए थे आईसीआई के, उनमें चेंजेस आएंगे। वैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एंड में रख दी है, एक क्वेश्चन मैंने एंड में रख दी है, ये पढ़ा है, ये वाला, ये आपकी बुक का ही है, स्टडी मटेरियल में भी था ये, उसमें चेंज हो गया है, वो आप पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। वापस आते हैं तो एंट्री 15 हमारी डिस्कस होगी, एंट्री 20 और 21 हमारी डिस्कस होगी। उसके बाद 23 नंबर एंट्री में तो सिंपल है कि जो ये टोल चार्जेस आपके लगते थे एग्जम्प्ट होते थे रोड या ब्रिज पे अगर आप जाते थे, तो इसमें दो सर्कुलर आए कि एक तो अगर ओवरलोडेड व्हीकल है और उसमें ओवरलोडिंग चार्जेस अगर ले रहे हैं वो भी टोल चार्जेस ही हैं और वो भी एग्जम्प्ट होंगे। और एक आपको आजकल पता है कि अगर आपने फास्टैग नहीं लगा रखा है तो हायर टोल चार्जेस आपको डबल पैसे देने पड़ते हैं, वो भी टोल चार्जेस ही है, वो भी एग्जम्प्ट है। तो ये दो सर्कुलर्स के माध्यम से क्लैरिफाई करा है। 24 भी एंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। ये एंट्री बात करती थी स्टोरेज की, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की। तो इसमें ना काफी सारे वर्ड होते थे, वो आप दोबारा देख लेना क्या क्या वर्ड थे, लेकिन अब सिर्फ ये वाले वर्ड रह गए हैं 4, सिर्फ इनका स्टोरेज और वेयर हाउसिंग अब एग्जम्प्ट है। सीरियल्स, पल्सेस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सब्जी फल तो याद ही रहेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बल्कि अब ना इजी इजी चीजें ही रहेगी, बाकी याद करनी मुश्किल ही होती थी। स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर्स, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, ये सब अब टैक्सेबल हो गए। बताओ सिर्फ किस किस का वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट रह गया अब? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। पर एक चीज और ध्यान रखना माइंड में, एक ना मैं एंट्री 54 पढ़ते थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां भी एक पॉइंट है वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो वेयर हाउसिंग अभी भी एग्जम्प्ट है। तो कहीं पता लगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग आ गया, आप दिमाग में सिर्फ बिठा के बैठे हो सीरियल, पल्सेस और ये फ्रूट वेजिटेबल एग्जम्प्ट करूंगा और कुछ नहीं एग्जम्प्ट करूंगा। वैसे तो मैं आपको एक बात ना और बताता हूं, एक विवाद ना और अभी भी चल रहा है, मेरे हिसाब से तो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल को इनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही बोल देना चाहिए। क्यों अलग से यहाँ पे लिखते हैं जाके कि फ्रूट एंड वेजिटेबल एग्जम्प्ट करना है उसकी स्टोरेज? फ्रूट्स भी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है। बट चलो हम उस विवाद में नहीं जा रहे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानना है कि नहीं मानना। मानोगे तो भी एग्जम्प्ट है, नहीं मानोगे तो यहां तो एग्जम्प्ट है ही है। तो ये थी एंट्री नंबर 24 बी जिसमें अमेंडमेंट आई है। 24 सी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। 26 नंबर एंट्री ना होती थी सर्विसेज बाय आरबीआई, बैंक के अब्बा, आरबीआई की सर्विसेज एग्जम्प्ट होती थी, जो भी आरबीआई सर्विसेज देता था वो एग्जम्प्ट होती थी। ये एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया भाई साहब। छोटे से शब्द हैं लेकिन आप सोचो कितना कुछ टैक्सेबल हो गया, यानी ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई आर नाउ टैक्सेबल। छोटी सी एग्जम्पशन कटी पर सारी सर्विसेज टैक्सेबल होगी आरबीआई की। तो ये एंट्री नंबर 26 ओमिट कर दी है। आगे देखिए ओमिशन की और भी लड़ी लगी हुई है। आईआरडीए और सेबी, 32 नंबर एंट्री आईआरडीए की है और 33 एंट्री सेबी की है। इन दोनों की एग्जम्पशन भी विड्रॉ कर दिए। कहते जब बैंक्स वाले रेगुलेटर को हम लोग हटा रहे हैं, उसकी सर्विसेज जब टैक्सेबल कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस वाले रेगुलेटर की भी टैक्सेबल करो।
और सिक्योरिटीज एक्सचेंज वाली भी जो है ना, लिस्टेड सिक्योरिटीज के रेगुलेटर का भी कहता आप वो करो, टैक्सेबल करो। उसके बाद एक ये सर्कुलर है, ये पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ये ना लॉन्ग टर्म लीज अगर आप किसी को ग्रांट करते थे, ये गवर्नमेंट वगैरह अगर ग्रांट करती थी एक ऐसी एंटिटी को जिसमें 20% और मोर ओनरशिप, मतलब ऐसी कॉर्पोरेशन या ऐसी एंटिटी रेंट आउट करती थी जिसमें 20% ओनरशिप सरकार की है, और ये रेंट आउट करते थे डेवलपर को या इंडस्ट्रियल यूनिट को, ये एग्जाम्प्ट होती थी। तो इसमें ना क्या चीज एग्जाम्प्ट होती थी, जो वन टाइम अपफ्रंट अमाउंट लेते थे, जो पहली शुरू में जो अमाउंट ली जाते थे, इसको आप इन किसी भी नाम से बोल सकते थे। तो सर्कुलर ने सिर्फ ये क्लैरिफाई करा है कि कई बार ना ये वाले चार्जेस लिए जाते हैं, पीएलसी चार्जेस या लोकेशन चार्जेस, जैसे कई बार एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं अच्छी लोकेशन के, तो कहता वो भी इसी अमाउंट के अंदर शामिल कर लो और उसको भी एलिजिबल कर दो एग्जम्पशन के लिए। एक बार पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। फिर FSSAI, इसकी सर्विसेज को भी उठा के कर दिया टैक्सेबल, ओमिट कर दिया इस एंट्री को भी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो जितना भी है हमारा पैक्ड फूड वगैरह आता है उस पर FSSAI का लेबल लगा होता है, तो इसकी सर्विसेज भी अब हो जाएंगी टैक्सेबल। पहले छोटी छोटी और करवा देता हूं। पॉइंट 53A, अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वेयर हाउस में पड़ा है और उसकी फ्यूमिगेशन करवा रहे हो आप, फ्यूमिगेशन मैंने बताया था कि कीड़ा वगैरह ना लग जाए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, उसके लिए ये प्रोसेस होता है, ध्यान रखना। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज स्टिल एग्जम्प्ट बाय एंट्री 54, बट फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज नॉट एग्जम्प्ट, वो विड्रॉ होगी। कसाईयों की सर्विस टैक्सेबल कर दी है भाई, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, ये तो पढ़ाते हुए मैंने कहा भी था, पता नहीं क्यों एग्जम्पशन दी हुई है, हटा दी, विड्रॉ कर दी। ये लॉ मेकर भी मजे लेते रहते हैं, पहले एग्जम्पशन डाल देते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर कभी फिर टैक्स, फिर एग्जम्पशन दे देते हैं, ये चलता रहता है। तो अभी एग्जम्पशन इसकी विड्रॉ हो गई है, ठीक है। और कौन सी विड्रॉ हुई है देखना, 73 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है, पहले मैं छोटी छोटी करवा रहा हूँ। 73 और 74 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। आपको ध्यान होगा एक कॉर्ड ब्लड बैंक्स वाली सर्विस बताई थी मैंने, कि जब न्यूली बॉर्न बच्चा मतलब बर्थ लेता है तो उस टाइम पे मदर की अम्बिलिकल कॉर्ड से जो ब्लड का वो रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उसकी सर्विस होती है। ये प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल वाली सर्विस भी भाई साहब एग्जम्पशन से हटा दी है, ये टैक्सेबल होगी अब, और 18% जीएसटी रेट है इसके ऊपर, तो अच्छा खासा जीएसटी बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हमारे किसी क्वेश्चन में ये वाली सर्विस आ रही थी उसको अब टैक्सेबल कर लेना, ध्यान रखना। फिर आपको याद होगा हेल्थ केयर सर्विस का पॉइंट होता था, हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सर्विसेज, तो उसकी हेल्थ केयर सर्विसेज का जो पहला पॉइंट था ना, कि अगर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स अगर हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं तो एग्जम्प्ट है। तो उसमें एक बड़ा अच्छा अमेंडमेंट किया है इन्होंने, वो क्या किया है सुनिएगा, अगर कोई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट ये सर्विस दे रही है और वो रूम का चार्जेस ले रही है एक दिन का 5,000 रुपये पर डे से ज्यादा, वहां ये एग्जम्पशन नहीं लगेगी। ये ना बात हमने क्लास में भी की थी कि आजकल हेल्थ केयर सेक्टर इतना महंगा है, और जो बंदा इतना महंगा हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकता है फिर वो जीएसटी भी दे दे। अगर एक दिन का 5,000 रुपये से ज्यादा आप सिर्फ रूम का दे सकते हो एक दिन का, तो जीएसटी भी दे दो। पर फिर भी अभी इसमें एक लॉ मेकर्स ने एक सहानुभूति फिर भी रखी है कि चलो घर पे पहली विपता आ गई है, इतना महंगा इलाज करवा रहा है बंदा, तो अगर कोई रूम ऐसा है जहां पे आईसीयू या सीसीयू या ये आईसीसीयू या एनआईसीयू, ये निकू इकू ये सारे जो है ना, ये थोड़े से जब केस बिगड़ जाते हैं वो वाले यूनिट्स हैं ये, तो इनका अगर चार्जेस 5,000 से ज्यादा भी है तो भी एग्जम्पशन लगती रहेगी। एक बार पढ़ के देख लो कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है। और ध्यान रखना ये ना सिर्फ रूम के चार्जेस हैं, अभी ना इसकी इंटरप्रिटेशन तो मेरी ये निकल रही है कि अगर रूम के चार्जेस 5,000 से कम है, पर अगर दवाइयों के मिला के एक दिन से 5,000 से ज्यादा खर्च हो गए फिर एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, क्योंकि रूम चार्जेस की बात कर रहा है सिर्फ 5,000 पर डे। और अगर ये वाले यूनिट्स हैं, इनमें अगर कहीं बंदा भर्ती है, इनमें अगर कहीं बंदा एडमिटेड है, तो वहां जितना मर्जी रूम रेंट हो एग्जम्पशन फिर भी मिल जाएगी। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और इंपॉर्टेंट कैटेगरी के है।
फिर सीबीआईसी का एक सर्कुलर भी आया इसके ऊपर 3 अगस्त 2022 को, जब इन्होंने बोला, एक आपने सुना होगा आईवीएफ, कि अगर किसी को बेबी होने में दिक्कत आ रही है तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है, या एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये अब नॉर्मलिटी का अगर कोई बंदा इलाज करवा रहा है वो भी हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट है और वो एग्जम्प्ट है। तो ये सर्कुलर में क्लैरिफाई किया। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड 2 ये होगी, और एक ये सर्विस भी हेल्थ केयर से रिलेटेड है जो चेंज हुई है। एक आपको याद होगा कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट करवाते थे, अगर ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट वगैरह वाले ये डिस्पोज ऑफ करवाते थे या ट्रीट करवाते थे, तो उसके ऑपरेटर्स जो सर्विस दे रहे होते थे वो एग्जम्प्ट होती थी। ये एग्जम्पशन भी विड्रॉ कर लिए। एंट्री नंबर 75। तो आप अपने पुराने नोट्स भी निकाल के आराम से एंट्री से ट्रैक करके अब आराम से अपना डिलीट वगैरह कर सकते हो। वैसे इसका तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, यहाँ से पढ़ना है। और मैंने एक चीज़ और कर दी, क्योंकि आप प्रिंट आउट जब निकालोगे तो ये आपको ग्रे ही दिखेगा सारा, जो मैंने ग्रीन करा हुआ है। तो मैंने जो डिलीट हुआ है वो रेड भी ग्रे ही दिखेगा आपको प्रिंट आउट के अंदर, तो वो मैंने स्ट्राइक भी कर दिया है जो कटा है। तो जिसपे भी एक कलरिंग आ रही है वो अमेंडमेंट है, जो स्ट्राइक करा हुआ है वो हट गया और जो स्ट्राइक नहीं करा हुआ वो नया आ गया। तो ये 3 एंट्रीज आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। एजुकेशन से रिलेटेड थी एक 66 नंबर एंट्री, जिसमें आपको पॉइंट पढ़ते थे बहुत सारे कि अगर आप स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहे हैं या केटरिंग हाउस कीपिंग वगैरह वाली सर्विस है, वो सब एग्जाम्प्ट होती थी। वो मैं रिवाइज नहीं करवा रहा, बस उसके एक एक्सप्लेनेशन थी कि सीबीएसई को और स्टेट बोर्ड्स को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान के चलना फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू स्टूडेंट्स। यानी इस सर्विस के लिए कि वो एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं बच्चों के, तो इसके लिए जो वो चार्जेस लेते थे उसको भी एग्जाम्प्ट कर लेना, क्योंकि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स को भी इस पर्पस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता था। लेकिन अब एडिशन क्या हुई है, सर्कुलर में क्या क्लैरिफाई किया है कि अगर यही बोर्ड वाले कोई और सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जाम्पशन में कवर नहीं होंगी। जैसे मान लो हम बोलते हैं ना कि ये स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो सीबीएसई वाले कुछ फीस लेते होंगे, एक्रेडिटेशन फीस, वो टैक्सेबल हो जाएगी। सर्कुलर ने क्लैरिफाई करा है। और एक सर्कुलर और आया है जी, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई फी चार्ज करी जा रही है एडमिशन की या एंट्रेंस की या एप्लीकेशन फी अगर चार्ज की जा रही है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, वो एग्जाम्प्ट होती है, ये तो बताया ही है। फर्दर ये वाली सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट होंगी जो स्टूडेंट्स को दी जाएंगी अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि अगर आप प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हो जो मेरे पास आना चाह रहे हो, तो हम आपको पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे। आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें पहले आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके हम चार्जेस लेंगे, तो वो भी सर्विस टू स्टूडेंट ही है, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और अगर कोई मान लो आपका स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है और आप उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो और बदले में उसके चार्जेस ले रहे हो, वो भी एग्जाम्प्ट है। तो सर्कुलर्स वगैरह ज्यादा टेस्ट तो नहीं होते, मैं ये नहीं कहूंगा कि आईसीआई सारे सर्कुलर्स टेस्ट करता है, पर एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि रिसेंट जो होते हैं थोड़े से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एंट्री 80 और 82A। 82A में तो कुछ खास नहीं है। फीफा अंडर 17 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसकी जो राइट टू एडमिशन है यानी उसकी जो एंट्री टिकट है वो एग्जाम्प्ट है। इसमें जाके उन्होंने वर्ड ऐड कर दिया कि जब भी ये दोबारा भी होगा वो भी एग्जाम्प्ट है, व्हेन एवर रीशेड्यूल्ड, ये भी एग्जाम्प्ट है। तो इसकी एंट्री टिकट हमेशा एग्जाम्प्ट रहेगी जब तक हम यहाँ कुछ चेंज नहीं करेंगे जाके। 80 नंबर एंट्री देख लो क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या है इसके अंदर, पुरानी एंट्री ये थी कि अगर आप ट्रेनिंग या कोचिंग ले रहे हो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB। एक तो उसमें ना बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि जो ये पढ़ना है बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर, क्या ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए पढ़ना है या आर्ट्स कल्चर के लिए भी पढ़ना है। और एक इसमें और कंफ्यूजन हो रही थी कि ऊपर आपने लिख दिया रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए आर्ट्स कल्चर या स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो अगर मान लो मैं स्पोर्ट्स प्रोफेशनली खेल रहा हूं, मैं रिक्रिएशन करने नहीं जा रहा, मैं तो अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो क्या मेरी कोचिंग एग्जाम्प्ट नहीं होएगी। तो इसकी अब थोड़ी ड्राफ्टिंग ठीक करिए। अभी भी इस ड्राफ्टिंग में एक छोटी सी दिक्कत बताऊंगा क्या है जो मुझे लगती है। अब ये बोलते हैं ट्रेनिंग और कोचिंग ले रहे हो आप,
किसकी, या तो आर्ट्स या कल्चर की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। और एक चीज और इन्होंने अब क्लैरिफाई कर दी कि ये सर्विस दे कौन रहा है, एक इंडिविजुअल सर्विस दे रहा है। यानी अगर आप आर्ट्स या कल्चर की कोचिंग लेना चाहते हो और इंडिविजुअल अगर वो कोई सर्विस दे रहा है तो ही एग्जाम्प्ट होगी, अगर कोई नॉन इंडिविजुअल आपको सर्विस दे रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगी। एक तो ये बात होगी यहाँ जो चेंज है। अब पता है दिक्कत क्या आ रही है, मान लो मैं आर्ट्स या कल्चर में अपना प्रोफेशन बनाना, करियर बनाना चाहता हूं, अब वो नहीं यहां पे लिखी हुई रिक्रिएशनल एक्टिविटी सिर्फ एग्जाम्प्ट है। और अगर स्पोर्ट्स की बात करूं, स्पोर्ट्स के आगे इन्होंने वर्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हटा दिया। अब स्पोर्ट्स जैसे मर्जी खेलो आप, चाहे करियर के लिए कोचिंग लो, चाहे टाइम पास के लिए आप कोचिंग लो, पर ये सर्विस देनी चाहिए किसी चैरिटेबल एंटिटी के द्वारा, तो ही एग्जाम्प्ट होगी। तो थोड़ा शब्दों को ध्यान से दोबारा पढ़ लेना, आपको चीज समझ में आ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये थी एंट्री नंबर 80। अच्छा, एक एंट्री नई ऐड हुई है पूरी की पूरी 52A, स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं एक बार देख भी लूं क्या बाकी सारी हमारी कवर हो गई हैं। ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी है हमारी, ये भी कवर कर दी मैंने आपकी अमेंडमेंट, मोस्टली मोर और लेस हो ही गई हैं। 41 भी बता दी, 47A भी बता दी, 53A, 56 बता दी, 66 बता दी, 73 बता दी, 74 बता दी, 75, 80 और 82A। अच्छा, एक ना मैंने अपने पुराने मटेरियल में ये एक टॉपिक दिया हुआ था कि स्टडी मटेरियल में कवर नहीं की हुई है, पर कुछ एग्जाम्पशंस मैंने एक्स्ट्रा बताई थी आपको जो IGST से रिलेटेड थी। आप उन्हें काट ही लो कि फायदा ही नहीं उनका, क्योंकि ICAI ने कवर नहीं करी हुई है, तो आप भी इनको डिलीट कर लेना अपने नोट्स में से अगर आपने पढ़ी थी पहले, ठीक है। और उसके बाद तो बस ये एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके थोड़े बहुत अमेंडमेंट से रिलेटेड हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस एक एंट्री हम कर लेते हैं 52A, फिर हमारे पहले 4 चैप्टर्स की अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। 4 भी क्यों, 5 और 6 में कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। आप देखिए चैप्टर 5 कौन सा है, टाइम ऑफ सप्लाई नो चेंज, वैल्यू ऑफ सप्लाई नो चेंज। तो बुकलेट 1 हमारी ऐसे खत्म होती थी, बुकलेट 1 के अमेंडमेंट्स हमारी खत्म हो जाएंगी ये वाला टॉपिक करके। कौन सा वाला टॉपिक सर, 52A एंट्री। 52A एंट्री, ये एंट्री बात करती है टूर ऑपरेटर सर्विस की। टूर ऑपरेटर सर्विस की कौन होते हैं टूर ऑपरेटर, जो ना अगर आपने कहीं घूमने फिरने जाना है तो पूरा टूर आपका प्लान करके देते हैं, टिकट भी, रहना पीना खाना सारा टूर बना के दे देते हैं और बदले में चार्जेस लेते हैं। तो टूर ऑपरेटर सर्विस एग्जम्प्ट हो जाएगी, खासकर उस टूर की जो पार्टली इंडिया में परफॉर्म हुआ है, पार्टली आउटसाइड इंडिया में से परफॉर्म हुआ है। और किसको सप्लाई करा जा रहा है, ये जो सप्लाई किया जा रहा है ये सर्विस, फॉरेन टूरिस्ट को। ध्यान रखना, अगर इंडिया के टूरिस्ट को ये सर्विस दी जा रही है उसकी एग्जम्पशन नहीं की बात कर रहा है, फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए। फॉरेन टूरिस्ट कौन होता है बताऊंगा। और इसकी भी सारी सर्विस एग्जाम नहीं हो रही, सिर्फ उतनी वैल्यू एग्जाम हो रही है जितना टूर इंडिया के बाहर परफॉर्म हो रहा है। तो पहले इतनी लैंग्वेज पढ़ के देखो, इतनी लैंग्वेज पहले पढ़ के देखो कि किसको एग्जाम्प्ट किया गया है, फिर एक एक करके वर्ड समझाऊंगा। तो इसमें एक वर्ड जो मेन समझना है आपने, एक तो समझना है ये फॉरेन टूरिस्ट कौन है। फॉरेन टूरिस्ट तो ये आ गया, एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। फॉरेन टूरिस्ट वो है जो नॉर्मली इंडिया का रेजिडेंट नहीं रहता और इंडिया आता है लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता, और इंडिया आया भी पूरे लीगल तरीके से है और नॉन इमिग्रेशन पर्पज से आया है। ये नॉन इमिग्रेशन पर्पज कौन सा आता है, जो घूमने फिरने के लिए आया है, क्योंकि जो इमिग्रेंट बन के आया है वो तो रहने आ गया ना इंडिया में, फिर वो फॉरेन थोड़ी रहा। तो नॉन इमिग्रेंट पर्पज के लिए जो आया है और इंडिया में 6 महीने से ज्यादा जो नहीं रह रहा वो फॉरेन टूरिस्ट है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें सीखना पड़ेगा कि सर इन्होंने बोला है कि हम सिर्फ उतना पोर्शन एग्जाम्प्ट करेंगे जितना टूर ऑपरेटर सर्विस इंडिया के बाहर परफॉर्म हो रही है। तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे, वो नीचे बता रखी है कि लोअर ऑफ द टू निकालो, इससे आपको पता लग जाएगा कि इंडिया के बाहर कितनी सर्विस हुई है। तो लोअर ऑफ द टू में एक तो ये जितना भी इंटायर टूर का कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है उसका 50% निकाल लो, और एक पता क्या है, जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो ना पूरे टूर का उसको प्रोपोर्शनेट कर दो।
प्रोपोर्शनेट कैसे कर दो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ डेज से जितनी देर का टूर है, और मल्टीप्लाई कर दो उतने नंबर ऑफ डेज से जितने दिन टूर बाहर कंडक्ट हो रहा है, तो फॉरेन टूर की वैल्यू निकल आएगी। आओ एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। एक टूर ऑपरेटर सर्विस ने फॉरेन टूरिस्ट को ये सर्विसेज दी हैं, फॉरेन टूरिस्ट को अलग अलग सर्विसेज हैं। पहली सर्विस सुनिएगा, 3 दिन इंडिया में टूर हो रहा है, 2 दिन नेपाल में, और पूरे टूर की कंसिडरेशन चार्ज हो रही है 1 लाख। तो पहले मुझे बताओ दो अमाउंट्स क्या निकालते हो आप, एक तो 1 लाख का 50%, वो आ गया 50,000, या फिर आप क्या करोगे, 1 लाख को डिवाइड कर दोगे 3 + 2, 5 डेज का टूर है, 1 लाख डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय बाहर का टूर कौन सा है, नेपाल, 2 डेज का प्रोपोर्शनेट निकाल दो, ये कितना आ गया जी 40,000। विच एवरेज लेस, लोअर क्या आ गया 40,000। तो 1 लाख रुपए चार्ज करें, 40,000 रुपीज की एग्जम्पशन हो जाएगी, तो 60,000 पे जीएसटी लग जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 60,000। एक बार फर्स्ट पॉइंट पढ़ के देखो कि आपको ए पॉइंट समझ में आया सबको। बी भी पढ़ लो। इस बार नेपाल के दिन है 3, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 1 लाख का 50% 50,000, या फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 डेज मल्टीप्लाइड बाय 3 डेज, तो 3 डेज का ये वैल्यू आ जाता है 60, पर 50% से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं देंगे, चाहे फॉरेन टूर ज्यादा भी क्यों ना हो, तो आपको सिर्फ 50,000 का एग्जम्पशन मिलेगा और 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अब थर्ड ध्यान से करिएगा, 2.5 दिन इंडिया में और 3 दिन नेपाल में। पहले ना मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, एक सेकेंड। 2.5 दिन इंडिया में और 3 दिन नेपाल में, टोटल कंसिडरेशन है 1 लाख। तो देखो यहां ना एक चीज है, प्रोवाइडेड दैट इन मेकिंग द अबव कैलकुलेशंस एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1 फुल डे, और अगर 12 घंटे से कम दिन है वो हाफ डे माना जाएगा, वो हाफ डे माना जाएगा। तो अगर इक्वल टू भी हो गया ना, अगर इक्वल टू या एक्सीडिंग हो गया उसे फुल डे मान लेना। तो अब देखिए यहां पे इस बार हुआ क्या है, 2.5 दिन इंडिया में रहा है वो और 3 दिन नेपाल में रहा है, ठीक है, और कंसीडरेशन चार्ज हुई है 1 लाख। तो इसका आंसर देखो उन्होंने कैसे निकाला। अब नीचे तो रखा है 5.5 दिन का ही, क्योंकि 5.5 दिन का टूर है। नेपाल में कितने दिन लगाए हैं, 3 दिन, तो 3 दिन की वैल्यूएशन कर दी, ये आ गई 54,545। अब ये 3 तो वैसे मैं आपको सही बताऊं, ये तो इन्होंने ना नोटिफिकेशन में दे रखे थे। जो पेचीदार केस है ना वो चौथा केस है, सुनना क्या, जो मैंने ये वाला तो कर लोगे आप, इन्होंने ना इसके अंदर आधा दिन ही है ना पूरा, आधा दिन इंडिया वाला रखा है। मेन तो ये है ना, अगर नेपाल वाला आधा दिन होता फिर वो 3.5 का 4 करना पड़ता, फिर वहां एक प्रॉब्लम और आती, अगर 3.5 का 4 कर रहे हो तो क्या नीचे डिनोमिनेटर में भी बढ़ाना है, वो केस ये नीचे है देखो, 2 डेज इन इंडिया और 3.5 दिन इन नेपाल। तो मेरे को बताओ कैसे निकालोगे एग्जम्पशन, रुपीस डैश, वो भी निकालते हैं। 1 लाख को प्रोपोर्शनेट कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 3.5 से, 3.5 की जगह कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हाफ और मोर कन्वर्ट हो जाएगा आगे। अब प्रॉब्लम ये, अगर ऊपर 4 करा है तो मेरा तो कॉमन सेंस ये कहता है कि नीचे भी 3 और 2 5 और आधे को कन्वर्ट करके 6 करना चाहिए। ये एग्जांपल है नहीं नोटिफिकेशन के अंदर। ऊपर क्यों बच गए, क्योंकि ऊपर ना आपने जो मल्टीप्लाई करना था वो राउंड ऑफ नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से तो यहां पे अगर ऊपर आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो नीचे भी 6 डेज का टूर मानना चाहिए, 4 + 2। तो बताइए एग्जम्पशन कितनी आ गई रुपीस, ये या तो ये और रुपीस 50,000, विच एवरेज लेस, दैट इज
बताओ कितनी आ गई है? 66,667, लेकिन हम कितनी एग्जाम्पशन देंगे? 50,000। और अगला केस भी ऐसा ही बनाया मैंने। अगले केस में 4 दिन इंडिया का टूर है और 2 दिन 12 घंटे नेपाल में हूं। अब 12 घंटे तो लेस में चला जाएगा ना, तो बताइए 1 लाख को कैसे प्रोपोर्शनेट करोगे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 डेज ऑफ नेपाल डिवाइडेड बाय टोटल टूर कितने दिन का लेके चलोगे? 6 डेज। 4 और 2 6, क्योंकि जो 12 घंटे हैं वो तो इग्नोर ही हो गए। ये 1 मिनट, अच्छा 12 घंटे, 1 सेकेंड, सॉरी 12 घंटे पूरे हैं तो ये तो हाफ डे ही हो गया, सॉरी। आप एक काम करो, ये 12 घंटे की जगह ना 10 आवर्स कर लो। 12 घंटे तो आधा दिन ही हो गया ना, 12 घंटे तो आधा दिन ही हो गया। आधे दिन को तो पूरा कर देना है, आधा दिन या उससे ज्यादा तो पूरा हो जाएगा। आधे दिन से अगर कम हुआ तो पीछे होगी कैलकुलेशन। तो बताइए कितना आ गया? 33,333 और ₹50,000, विच एवर इज लेस, दैट इज ₹33,333। अच्छा साथ में वो भी लिख देते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू भी लिख दो। पहले वाले की टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई जी? पहले वाले की टैक्सेबल वैल्यू आ गई 33,333 और दूसरे वाले की टैक्सेबल वैल्यू आ गई 66,667। तो उम्मीद है कि आपको ये 2 केस भी समझ में आ गए होंगे। बाकी अच्छे से टॉपिक्स को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स में से पेपर देखने को मिल जाता है अक्सर। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा इसके साथ, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं है, तो पुराने वाला टॉपिक ही आप पढ़ के जा सकते हैं पूरी तरह। बस ईयर्स आगे होंगे, वो तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट ईयर पूछा जाएगा आपसे। बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं है। तो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।